वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स हिंदी। चैप्टर 241। वू शिंकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका निर्णय इतना खराब हो सकता है। वो किस तरह के कमीने के साथ डेटिंग कर रही थी। अपनी माँ के स्वभाव और भावनात्मक रूप से अपमानजनक बचपन का अनुभव करने के साथ साथ अपने माता पिता के साथ पाखंडी और विषाक्त संबंधों के कारण वू जिंकिंग सतह पर ठंडी और दूर की नजर आती थी। हालांकि अंदर से वो सच्चे प्यार की बहुत प्रशंसा करती थी, फिर भी अपने रक्षात्मक स्वभाव के कारण बेहद सतर्क रहती थी। हर काम नियमानुसार करने की उसकी आदत के कारण तांग यू की नज़र में वह एक उबाऊ, कठोर और हठधर्मी महिला प्रतीत होती थी। जब तांग यू ने शुरू में वू जिंकिंग का पीछा किया तो उसने बहुत प्रयास किया, एक सौम्य, देखभाल करने वाले और चौकस आदमी की तरह अभिनय करना जो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित था और हर विवरण में परिपूर्ण था। कोई भी महिला ऐसे प्रेम जाल में फंस सकती थी। किसी व्यक्ति को विशेष रूप से तब सावधान रहना चाहिए जब किसी के साथ सब कुछ पूरी तरह से सहज और संगत हो, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति हेरफेर के बहुत उच्च स्तर पर काम कर रहा हो तथा केवल एक जटिल कृत्य में साथ दे रहा हो। दुर्भाग्य से वू जिंकिंग के पास प्यार में इस तरह के अनुभव का अभाव था और वो पूरी तरह से धोखा खा गई। उसने सोचा कि अब यह सब खत्म हो जाएगा। देश में उसके कुछ ही दोस्त थे और परिवार की अत्यधिक चिंता से घुटन महसूस कर रही थी। इसलिए वो अपने दुखों को दूर करने के लिए अकेले ही शराब पी सकती थी। आमतौर पर शराब के प्रति उसकी सहनशीलता बहुत अच्छी होने के बावजूद आज सिर्फ एक ड्रिंक ने ही उसे चक्कर आने जैसा महसूस कराया। जब टैंग यू आया और उसे ले जाने की कोशिश की तो उसे आखिरकार खतरे का एहसास हुआ और उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल भरी भीड़ में उसकी चीखें दब गईं। उसके शरीर में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे एक होटल के कमरे में ले गया। जब तांग यू ने उसे बिस्तर पर फेंका तो वो जिंकिंग ने आंसू भरी आंखों से उसे घूरा, क्योंकि उसके शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा था। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। तांग यू का चेहरा पागलपन की हद तक बदल गया और उसने अपने कपड़े उतारते हुए कहा, मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ छोटा सा प्रेम खेल खेला, जबकि तुम किसी पवित्र कुंवारी की तरह व्यवहार कर रही थी। आज रात मैं तुम्हें मुझसे अपने साथ ले जाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वू शिंकिंग का चेहरा राख जैसा हो गया, फिर भी वो अपनी त्वचा पर फैलती लाली को नियंत्रित नहीं कर सकी, क्योंकि उसके शरीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। तांग यू, तुम जानवर हो। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचने दूंगी। हैं, मुझे कभी ऐसा करने से नहीं बचना चाहिए। जैसे ही तांग यू बोला, वो एक तरफ चला गया। वू जिंकिंग की निगाहें उसकी हरकतों पर टिकी रहीं और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, क्योंकि उसने कैबिनेट पर एक कैमरा देखा जिसकी लाल बत्ती चमक रही थी। वू जिंकिंग का पूरा शरीर कांप उठा और वो अंततः गुस्से में गालियां देने लगी। अपनी सांस बचाओ, तुम्हें बाद में अपनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वू जिंकिंग, इस बारे में होशियार रहो। आज रात के बाद हम शादी कर लेंगे और ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा जोड़े का निजी मजा होगा, अन्यथा ये दिखाएगा कि कैसे कुलीन मिस वू ने बेशर्मी से खुद को मुझ पर फेंक दिया। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा वो परिवार उस शर्म को झेल सकता है, और अगर तुम हिम्मत करोगी तो पूरी दुनिया को अपना प्रदर्शन देखने दोगी। इन राक्षसी फुसफुसाहटों के साथ वू शिंकिंग ने इतनी जोर से काटा कि उसका मुंह खून के स्वाद से भर गया, लेकिन दवाओं के कारण उसका शरीर धीरे धीरे उसके नियंत्रण से फिसल गया। वह निराशा से देखती रही कि तांग यू एक विषैले सांप की तरह बिस्तर पर उसकी ओर रेंग रहा था। हालांकि वह उसे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी गर्मी का प्रतिरोध नहीं कर सका। वो सब कुछ फाड़कर तांग यू को गले लगाना चाहती थी। ऐसे विचार जिसने उसे यह इच्छा करने पर मजबूर कर दिया कि काश वह मर जाती। जैसे ही उसकी गरिमा और मानसिक संतुलन तांग यू के कॉलर पर हाथ के नीचे टूटने ही वाला था,
दरवाजे से एक क्लिक की आवाज आई। जैसे ही तांग यू ने मुड़कर देखा, वू जिंगकिंग, जो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने एक लंबे व्यक्ति को हवा के झोंके की तरह भागते हुए देखा। एक जोरदार धमाके के साथ तांग यू बिस्तर से नीचे गिर गया। उसने आश्चर्य और गुस्से से नए मेहमान की ओर देखा। लुओ फी, ये तुम हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे पहले कि तांग यू अपनी बात पूरी कर पाता, लुओ फी ने फिर से वार किया, इस बार और भी जोरदार। कई घूंसे खाने के बाद तांग यू बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। दरअसल लुओ फी इस दौरान लोगों को तांग यू पर नजर रखने के लिए कह रहा था। आखिरकार उसका ये सौतेला भाई दुर्भावनापूर्ण था और लगातार साजिशें रचता रहता था, इसलिए वह उस पर नजर रखे बिना चैन से नहीं रह सकता था। उसे चिंता थी कि तांग यू उनकी पीठ पीछे उसके और उसकी मां के खिलाफ कोई साजिश रच सकता है। उसने सोचा कि अगर वह कुछ सबूत जुटा पाता है तो उसे निर्वासित करना सुरक्षित होगा, क्योंकि तांग यू के पास अभी भी विदेशी नागरिकता थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें तांग यू द्वारा अवैध ड्रग्स खरीदने के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जानते हुए कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा होगा, वे उस पर नजर रखते रहें ताकि वे समय पर पहुंचकर पीड़ित को बचा सकें। जानवर। लुओ फी ने वू जिंगकिंग की जांच करने से पहले श्राप उगल दिया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, वू जिंगकिंग ने अचानक खुद को उसकी ओर फेंक दिया, उसे कसकर पकड़ लिया और अपने होंठों को उसके होंठों से दबा दिया, जिससे लुओ फी को गहरा सदमा लगा। अब तक वू जिंगकिंग के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे, उसकी तर्क शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह उससे बुरी तरह चिपकी हुई थी, और लुओ फी को चूमते हुए उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। लुओ फी ने तुरंत वू जिंगकिंग को दूर धकेल दिया। वू जिंगकिंग, शांत हो जाओ। लेकिन इस समय वू जिंगकिंग के पास आश्चर्यजनक ताकत थी। उसने लुओ फी को बिस्तर पर धक्का दे दिया। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वू जिंगकिंग, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। मुझे पता है आप लुओ फी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप मेरी मदद करने में सक्षम होंगे। वू जिंगकिंग के हाथ पहले से ही लुओ फेई के शरीर पर घूम रहे थे। पहले कभी ऐसा अंतरंग संपर्क अनुभव न करने के कारण लुओ फेई का चेहरा चमकीला लाल हो गया। वू जिंगकिंग का सुंदर शरीर, बर्फ सी सफेद त्वचा, शराब की मादक गंध के साथ मिश्रित कोमल सुगंध, सभी लुओ फी के ठोस शरीर से दब गए, यहाँ तक कि वह एक अनुभवहीन युवक की तरह प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक नहीं सका। वू जिंगकिंग, क्या तुम खुद को किसी को भी देना चाहती हो? जागो। वू जिंगकिंग स्तब्ध रह गई। फिर उसने आंसुओं के बीच से लुओ फी को देखा। लुओ फी को लगा कि वो अपने होश में आ गई है और उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चूम लिया। मैं सिर्फ सच्चा प्यार चाहता था। मुझे ऐसा कुछ क्यों सहना पड़ा? कोई बात नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो चलो मिलकर बदला लेते हैं। ये तुम्हारा मेरा फायदा उठाना नहीं है, ये तुम्हारा वीरतापूर्ण व्यवहार है। चैप्टर 242। 2 घंटे बाद वू जिंगकिंग जाग गई और उसने तुरंत देखा कि लुओ फी उसे देख रहा है। जैसे जैसे उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही थीं, उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपना चेहरा ढकने के लिए कंबल खींच लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी आवेगपूर्ण स्थिति में उसने लुओ फी से ऐसे अनुरोध किए थे, और यहाँ तक कि उसे कई बार जबरदस्ती चूमा भी था। वह पूरी तरह से दवाओं को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस समय उसे अभी भी कुछ होश था। अगर वो टैंग यू होता तो वो सहमत होने के बजाय मरना पसंद करती, लेकिन क्योंकि वह लुओ फी था, उसने खुद को हार मानने की अनुमति दे दी। वू जिंगकिंग, क्या तुम ठीक हो? लुओ फी की अजीब आवाज कंबल के बाहर से आई। वू जिंगकिंग ने काफी देर तक चादर के नीचे शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार किया और अंत में बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो। अगर उसने कंबल नीचे खींचा होता तो उसे लुओ फी का चेहरा भी उतना ही लाल दिखाई देता। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तांग यू ने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, वू जिंकिंग ने कहा, जल्दी से कंबल नीचे खींचते हुए ऐसा अभिनय करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि जब उनकी आंखें मिलीं तो उन दोनों को याद आया कि अभी क्या हुआ था, विशेष रूप से लुओ फी के होंठ पर घाव जहां वू जिंकिंग ने उसे काट लिया था। एक क्षण में उनमें से एक वापस कंबल के नीचे चला गया, जबकि दूसरा मुंह फेरकर विभिन्न दस्तावेजों को बेडसाइड टेबल पर रखने के लिए बेचैनी से इधर-उधर भागने लगा। अहम तांग यू के अपराधों के बारे में मेरे पास उसके द्वारा ड्रग्स खरीदने के सबूत हैं और मैं इस घटना का गवाह हो सकता हूँ। हालांकि उसे पूरी तरह से दोषी ठहराने के लिए हमें सबूत के तौर पर इस कैमरे से वीडियो फुटेज की आवश्यकता होगी। इसलिए निर्णय आपका है। ये केवल आरोपों की गंभीरता का मामला है। यदि आप वीडियो को नष्ट करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आखिरकार ये एक महिला पीड़िता की गरिमा दाव पर लगी थी और उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। वू शिंकिंग फिर से कंबल के नीचे से बाहर आई। उसका चेहरा पीला और निगाहें भारी थी। मैं उसके खिलाफ आरोप लगाना चाहती हूँ। मैं कोई भी जरूरी सबूत देने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे वह सजा मिले जिसका वह हकदार है। जैसे ही उसने ये बात कही, वो जिंकिंग खुद को गले लगाने से नहीं रोक सकी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लुओ फी ने भौहें सिकोड़ी और आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया। डरो मत, मैं इस समय तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों पीड़ित इस दरिंदे को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। वू जिंकिंग ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखें फिर से मिलीं और दोनों ने डरते हुए दूसरी ओर देखा। इसके बाद खबर सुनते ही वो परिवार वहां पहुंचा और लुओ फी के साथ मिलकर मामले को संभाला। कुछ दिनों बाद खबर आई कि तांग यू को सजा सुनाई गई है और अपनी सजा पूरी करने के बाद उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। उसे विदेश में अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जेल जाना तय था। एक सप्ताह बाद लुओ परिवार में उथल-पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। लुओ फी और वू जिंकिंग की ओर से कोई और खबर न मिलने पर जी फी ने नाटक का अनुसरण करने में रुचि खो दी। इस समय जी फी किन की मां द्वारा बनाई गई कुछ मिठाइयाँ किन जियान के लिए किन कॉरपोरेशन में ले जा रही थी। बेशक उसे किन की मां और किन यान से सुनी गई उस अफवाह की चिंता नहीं थी कि एक खूबसूरत बिजनेस पार्टनर किन जियान का आक्रामक तरीके से पीछा कर रहा है। नहीं, वह वैध पत्नी के रूप में किसी अधिकार का दावा करने के लिए वहां थी। वह बस थोड़ी सी उत्सुक थी और देखना चाहती थी कि आखिर हंगामा किस बात को लेकर है। निश्चित रूप से जैसे ही वो कंपनी में पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने उसे अलग नजर से देखा। उनकी नजरें गपशप से भरी हुई थी। हालांकि वे जी फी के प्रति सम्मानजनक थे, बिना उनके पिछले तिरस्कार के। जब वो राष्ट्रपति के कार्यालय के पास से गुजरते हुए किन शियान के कार्यालय के बाहर पहुंची, तो सहायकों ने उसे देखा और वे असहज हो गए। उनकी आंखें लगातार कार्यालय के अंदर की ओर घूम रही थीं और बिना शब्दों के बहुत कुछ कह रही थी। जी फी ने सोचा, ओह, तो घर तोड़ने वाला अंदर है। बिल्कुल सही समय की बात है। जी फेई ने उचित व्यवहार करते हुए कार्यकारी सहायक से उसकी घोषणा करने को कहा। सहायक को आश्चर्य हुआ। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि मैडम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है। जी फी ने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। जैसे ही वो ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंची और दस्तक देने ही वाली थी, उसने अंदर से आवाजें सुनी। मैंने आपकी टीम के मनोरंजन का काम निर्देशक को सौंप दिया है। मैं हर शाम अपनी पत्नी के साथ खाना खाता हूँ और सामाजिक समारोह में शामिल नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि यह आपकी टीम के प्रति अनादर दर्शाता है, तो हम सहयोग रद्द कर सकते हैं। प्रेसिडेंट किन, आप जैसा चतुर व्यक्ति निश्चित रूप से मेरा मतलब समझ सकता है। आपकी स्थिति में इतना कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक महिला की आवाज थी, जिसमें एक आकर्षक स्वर था। क्या तुमने इस कार्यालय में प्रवेश करने के बाद से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ क्या है? सिर्फ दिखावे के लिए।
जी फेई जो सुन रही थी उससे वह भ्रमित हो गई। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? अंदर कुछ देर तक कुछ देर के लिए रुका रहा, लेकिन महिला अपनी बात जारी रखने से खुद को रोक नहीं सकी। राष्ट्रपति किन, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करती हूँ और मैं कोई आधिकारिक दर्जा नहीं मांग रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ। तो फिर मैं सीधे सीधे कह दूं, इस दुनिया में कोई भी महिला मेरी पत्नी के बराबर नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए और मुझे दूसरी महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपना प्रयास बर्बाद मत करो। ओह, वो क्या कह रहा है? हे, लगता है मैंने इस आदमी को पूरी तरह से मोहित कर लिया है। कार्यालय के अंदर आमतौर पर बर्फ की तरह ठंडे रहने वाले किन शियान के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर लाली की एक झलक दिखाई दी, जिसने उसके सामने खड़ी महिला को अचंभित कर दिया। किन जियान ने अब उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार उसकी पत्नी का आना दुर्लभ था, जिससे आज का दिन विशेष बन गया। किन जियान खड़ा हुआ और महिला के पास से दरवाजे की ओर चला गया। वैसे, आपके प्रोजेक्ट के संबंध में मैं आपकी कंपनी को एक अलग व्यक्ति को प्रभारी नियुक्त करने के लिए सूचित करूंगा। किन कॉर्पोरेशन आपके साथ सहयोग कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप प्रोजेक्ट में शामिल न हों। महिला का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। असफल प्रलोभन एक बात थी, लेकिन इस तरह की अस्वीकृति अप्रत्याशित थी। वह किस तरह का आदमी था? उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किन जियान जी फी से जुड़ी हर बात को लेकर बेहद सावधान था। चूंकि जी फी ने ये सब देखा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उससे पूरी तरह से नाता तोड़ना पड़ा, ताकि उसकी पत्नी को जरा भी शक न हो। जब जी फी सीईओ के व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो रही थी, अचानक दरवाजा खुल गया और वह, जो उस पर टिककर बातें सुन रही थी, अपना संतुलन खो बैठी और आगे की ओर गिर पड़ी। वो खुद को संभाल सकती थी, लेकिन कोई बहुत उत्सुक था और उसने उसे सीधे गले लगा लिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि जी फी जानबूझकर किन जियान की बाहों में गिर गई थी। एक हल्की हंसी गूंजी। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? उसकी छाती में गूंजती धीमी आवाज ने जी फी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। माँ ने मुझे आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लाने को कहा है, जी फी ने कहा। किन जियान ने जी फी को रिहा कर दिया और उसे कार्यालय में ले गया। जी फी ने उस महिला को देखा जो काफी सेक्सी सुंदरी थी, लेकिन उसने उसका अभिवादन नहीं किया। महिला ने पहले ही जी फी की पहचान की जांच कर ली थी और जानती थी कि वह कैसी दिखती है, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर वह ये जानकर दंग रह गई कि जी फी तस्वीरों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर थी। पहले आत्मविश्वास से भरी सुंदरता जी फी की सहज सुंदरता से प्रभावित हुई। किन जियान की निर्मम बर्खास्तगी के साथ वह केवल हार कर ही जा सकती थी। अब तक जी फी की उस महिला में रुचि खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह इस कार्यालय से हैरान थी, जहां वह काफी समय से नहीं गई थी। कई स्थान जहां पहले प्रसिद्ध पेंटिंग्स प्रदर्शित होती थीं, अब वहां उनके सेलिब्रिटी फोटोशूट प्रदर्शित किए गए, जिससे वह किसी टैलेंट मैनेजर के कार्यालय जैसा लगने लगा। अंततः उसे समझ में आ गया कि वे पहले क्या बात कर रहे थे। अपने पोस्टरों से भरे इस राष्ट्रपति कार्यालय में उन्हें कहीं भी देखने में शर्म महसूस हो रही थी। जब अन्य स्टाफ सदस्य आते हैं और ये सब देखते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। किन जियान जानता था कि जी फी क्या देख रही थी, लेकिन उसने सहज होने का नाटक किया, मिठाई ली और उसे सोफे की ओर ले गया। हालांकि उसके कान लाल थे। ये सिर्फ दिखावा नहीं था। किन जियान बस जब भी ऊपर देखता था तो जी फेई को देखना चाहता था। आखिरकार किन कॉर्पोरेशन का आर्टिस्ट डिपार्टमेंट और जी फेई का अपना स्टूडियो उसकी पत्नी के पोस्टरों से भरा हुआ था, तो उसके दफ्तर में भी वे पोस्टर क्यों नहीं होने चाहिए? यदि संभव हो तो वह चाहेगा कि जी फी उसके साथ काम पर जाए, लेकिन जी फी इसके लिए सहमत नहीं होगी, इसलिए ये अगली सबसे अच्छी बात थी। इससे जी फी की स्थिति भी सभी के सामने स्पष्ट हो गई। किन जियान के विचारों को पढ़ने में असमर्थ जी फी ने पोस्टरों के बारे में पूछकर खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया। माँ के हाथ का खाना चखो, जी फी ने कहा।
किन जियान ने डिब्बा खोला, उसके अंदर सुनहरे भूरे रंग की मिठाइयों को देखा और चुप हो गई। तुम्हें याद है कि हमारी माँ रसोई में बहुत खराब रहती है ना? जीफी ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, दूसरों ने पहले ही इसका जहर के लिए परीक्षण कर लिया है। उसका सफल होना दुर्लभ है, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। पिताजी और किनशी ठीक थे, अन्यथा मैं इसे किन जियान को देने का जोखिम नहीं उठाता। सीईओ को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल ले जाना काफी मजाक की बात होगी। किन जियान ने संतुष्ट होकर खाना शुरू कर दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी पत्नी उसकी परवाह करती है। यद्यपि इसका स्वाद अच्छा नहीं था, फिर भी वे किन की माँ के प्रयास को बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इसे एक साथ समाप्त किया और उसे वापस रिपोर्ट करने के लिए एक तस्वीर ली। इस बीच किन की माँ को किन के पिता के सूत्रों से पहले ही पता चल गया था कि घर तोड़ने वाले को पूरी तरह से भगा दिया गया है, जिससे उसका मन शांत हो गया। खाने के बाद जीफी ने जाने के बारे में नहीं सोचा और किन जियान ने स्वाभाविक रूप से उसे जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो खुश था कि जीफी कुछ समय तक उसके साथ रहेगी। इसलिए ये जीफी द्वारा अपने फोन के साथ खेलने और किन जियान द्वारा काम करने में बदल गया। कुछ ही देर बाद किन जियान का फोन बज उठा। ये देखकर कि ये क्यों ली थी, उसने इसे स्पीकर पर लगा दिया। अरे किन, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं एक पूल पार्टी की योजना बना रहा हूँ, तुम्हें और जीफी को साथ आना चाहिए। स्थान XX क्लब में है। किन जियान हैरान रह गया। वह आमतौर पर ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेता था, इसलिए क्यू ली और अन्य लोगों ने उसे कभी आमंत्रित नहीं किया। आज इतना अजीब क्यों था? तुम आ रहे हो या नहीं? बाकी सब तो आ ही रहे हैं। खैर, जो भी हो, अगर तुम नहीं भी आते हो तो भी कोई बात नहीं, बशर्ते जीफी आ जाए, क्यू ली ने अधीरता से कहा। किन जियान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि क्यू ली का कोई छिपा हुआ मकसद था। हालांकि वो मना करना चाहता था, लेकिन आज जीफी के साथ होने का मौका मिलना दुर्लभ था और यह एक निजी मुलाकात हो सकती थी। लेकिन अब मैं जीफी से पूछूंगा। किन जियान अभी भी जीफी की राय का सम्मान करता था, इसलिए वो उसकी ओर देखने लगा। जीफी ने पलकें झपकाईं और उसे एहसास हुआ कि यहाँ आने के बाद से उसने ऐसी किसी चीज में भाग नहीं लिया था। पूल पार्टी, हर कोई स्विमसूट में। इसका मतलब है कि सुंदर लड़के और सुंदर लड़कियां। क्या शानदार नजारा था। जब किन जियान ने वो उत्साहित स्वर सुना तो उसकी भौहें फड़क उठीं। निश्चित रूप से उसने जीफी के होठों पर मुस्कुराहट देखी और इस समय किन जियान वास्तव में मना करना चाहता था। किन जियान स्विमसूट में। है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। शायद मुझे पूल में उन 8 पैक एब्स को महसूस करने का मौका भी मिल जाए। एक खूबसूरत आदमी पूरी तरह से गीला। किन जियान का चेहरा गर्म होने लगा, जबकि फोन पर व्यक्ति अभी भी उनसे आग्रह कर रहा था। क्या तुम जाना चाहते हो? किन जियान की नजर डगमगा गई। हाँ, जीफी ने तुरंत जवाब दिया। किन जियान ने खांसते हुए क्यू ली को जवाब दिया। कॉल समाप्त होने के बाद जीफी ने किन जियान को स्विमसूट खरीदने के लिए मॉल में खींच लिया। इस बीच क्यू ली अभी भी दूसरों को सूचित कर रहा था, जल्दी से जल्दी पार्टी के पैमाने पर कुछ आयोजन कर रहा था। चूंकि उसका व्यवहार बहुत अजीब था, इसलिए मित्र समूह में सभी को क्यूली की हरकतें अजीब लगीं, लेकिन क्यूली इतना व्यस्त था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। किसी ने किन जियान और जीफी को टैग किया, ये जानने के लिए कि क्या वे सचमुच जा रहे हैं। क्यूली ने अचानक पार्टी क्यों बुलाई, इस बारे में सभी की जिज्ञासा को देखते हुए जीफी ने जांच करने का फैसला किया। एक नज़र ही उसे अवाक कर देने के लिए काफी थी। अविश्वसनीय। सिर्फ इसलिए कि हान जियू उसे अनदेखा करती रहती है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही है, इसलिए वह उसे एक मौका देने की योजना बना रहा है। उसे पता चला कि हान जियू आज इस क्लब में एक दोस्त की शिफ्ट कवर करने वाली है, इसलिए उसने तुरंत इस पार्टी का आयोजन किया ताकि वो हान जियू के सामने आए, दूसरी महिलाओं को पकड़े, उसे दुखी और परेशान करे, फिर उसे उसके पास वापस आने का एक और मौका दे। क्या ड्रामा क्वीन है।
वह मुझे वहाँ इसलिए चाहता है क्योंकि वह जानता है कि हान जियू मुझे देखकर जरूर मेरा स्वागत करने आएगी। मुझे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रही है ना? ये विचार सुनकर किन जियान भी समझ गया, लेकिन कुछ हद तक हताश भी हुआ। क्या क्यू ली अपमानित होने के बाद ही जागेगा? लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। जीफी उत्साह से मुस्कुराई। उसने लापरवाही से एक स्विमसूट उठा लिया। अचानक किन जियान खांसते हुए बोली, तुम इसे चुनना चाहते हो? जीफी के हाथ में जो स्विमसूट था वो वास्तव में बिकिनी जैसा था। उसने पहले ध्यान से न देखते हुए पलकें झपकाई और मुड़कर पूछा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? उन्होंने कभी भी ऐसे समारोह में भाग नहीं लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि किस स्तर की कवरेज उचित होगी। लेकिन तभी उसने देखा कि किन जियान की नजरें प्राथमिक विद्यालय शैली के स्विमसूट जैसी किसी चीज की ओर मुड़ गईं। अरे किन जियान, तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है। मुझे मत बताओ कि तुम अपनी पत्नी को भी यही शैली अपनाने की सलाह देने की योजना बना रहे हो। अचानक दरवाजे से एक औरत की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक सुंदर वस्त्र पहने महिला मुस्कुराती हुई प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। चैप्टर 243। महिला की पतली उंगलियां उसके धूप के चश्मे पर टिकी हुई थी। वह कामुक कपड़े पहने हुए थी। उसकी धूप से झुलसी त्वचा स्वस्थ और शक्तिशाली दोनों दिख रही थी। उसकी विलों के आकार की भौहें थोड़ी उठी हुई थीं, और उसके प्रमुख लाल होंठ चमकीले और बोल्ड दोनों थे। हालांकि जीफी को आश्चर्य उसकी शैली से नहीं हुआ जो आसपास के वातावरण से अलग थी, बल्कि उसके चेहरे की विशेषताओं से हुआ। वो बिल्कुल हान जियू की तरह दिखती थी। क्या ये गो यालान हो सकता है? किन जियान ने सही समय पर कहा। गो यालान, तुम देश में वापस आ गए हो। गो यालान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। हाँ, मैं अभी वापस आई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले व्यक्ति होगे जिनसे मैं मिलूंगी। क्या तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कभी खरीदारी करने नहीं जाते? यद्यपि गो यालान किन जियान से बात कर रही थी, उसकी निगाहें बिना किसी दुर्भावना के केवल शुद्ध साजिश के साथ जीफी को उत्सुकता से जांच रही थी। जीफी ने गो यालान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं जीफी हूँ। मुझे पता है, तुम किन जियान की अनमोल पत्नी हो। ये खबर हमारे सभी हलकों में फैल गई है। उन्होंने तुम्हें लगभग पौराणिक बना दिया है। गो यालान ने गपशप भरे भाव के साथ अपनी भौहें उठाते हुए कहा, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि तुमने इस भावनाहीन रोबोट को कैसे जीत लिया। आखिरकार, ये कुछ ऐसा था जिसे यूजी अपनी सारी साजिशों के बावजूद हासिल नहीं कर सकी। घर लौटने से पहले उसने यूजी की शर्मनाक वापसी देखी थी, जिसने उसे लगभग हंसने पर मजबूर कर दिया था। पहले सभी को लगा कि वे आदर्श कैंपस युगल हैं, लेकिन गो यालान को लगा कि वे महज एक नकली युगल हैं, एक अनजान और दूसरा दिखावा कर रहा है। उसे सबसे ज्यादा इस बात से घृणा हुई कि शादी के बाद भी यूजी फिर से परेशान करने के लिए वापस आ गया। ये वाकई घृणित था। बेशक, अब उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी जीफी में थी। किन जियान जैसे अनोखे व्यक्ति को जीत पाना काफी प्रभावशाली था। गो यालान ने सीधे लेकिन शालीनता से बात की, इसलिए वो अप्रिय नहीं लगी। लेकिन जीफी अभी भी उसका बचाव करने से खुद को रोक नहीं पाई। किन जियान बिल्कुल भी रोबोट नहीं है। किन जियान चौंक गया। अचानक उसके दिमाग में एक याद कौन थी। युवा मास्टर किन एक भावनाहीन मशीन की तरह महसूस करते हैं। आप सब गलत है। दूसरा भाई किन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे भाई किन में बहुत सारी भावनाएं हैं, इतनी सारी भावनाएं कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते। किन जियान की आंखें चमक उठीं और वह जीफी को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी निगाहों में कोमलता इतनी तीव्र थी कि गो यालान भी इससे प्रभावित हुआ और कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा था कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भी अधिक नाटकीय थी। उसके दिल और आंखों में केवल उसकी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं था। गो यालान लगभग हंस पड़ी, क्योंकि किन जियान का परिवर्तन वास्तव में अविश्वसनीय और अविश्वसनीय था। ठीक है,
वो वास्तव में अब रोबोट नहीं है, वो मानव बन गया है। लेकिन स्विमवियर चुनने में उसकी नज़र वास्तव में बहुत खराब है। गुओ यालान ने उस स्विमसूट की ओर इशारा किया जिसे किन जियान पहले देख रहा था। ये शॉर्ट्स के साथ छोटी आस्तीन वाले टॉप के समान था, जिसमें टॉप में छाती को ढकने वाले हिस्से होते थे और शॉर्ट्स के बाहर स्कर्ट की परत होती थी। इसे कैसे कहें? प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए ये प्यारा और राजकुमारी जैसा होगा, लेकिन वयस्कों के लिए हाथ और पैर दिखाने के अलावा यहाँ तक कि ढके हुए हिस्से भी जी-फी के उत्कृष्ट मॉडल फिगर को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अगर यह आपके निजी पूल के लिए है तो ये पूरी तरह से अनावश्यक और बहुत भारी है। अगर ये बाहर जाने के लिए है तो अपनी पत्नी को ऐसा कुछ पहनने देने से लोग खूब हंसेंगे और उसकी पसंद का मजाक उड़ाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि उसके साथ मजाक जैसा व्यवहार किया जाए? गुओ यालान ने निर्दयता से कहा। किन जियान तुरंत शर्मिंदा हो गया। आखिरकार उसने पहले कभी इस तरह के विशुद्ध रूप से मनोरंजक समारोह में भाग नहीं लिया था, और पूल वाले कार्यक्रमों में उसने सेक्सी स्विमसूट पहने हुए अन्य लोगों को अनदेखा कर दिया था जैसे कि वे हवा हों। इसलिए वो वास्तव में स्थिति को नहीं जानता था। माफ कीजिए, मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी, किन जियान ने असहजता से कहा। उसकी छोटी सी निजी इच्छा गायब हो गई। जी-फी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे वास्तव में लगा कि वो टुकड़ा बुरा नहीं था। चलो मैं तुम्हें चुनने में मदद करता हूँ, मेरी पसंद उससे बेहतर है, गुओ यालान ने परिचित भाव से कहा और सहजता से पूछा, क्या अवसर है? जी-फी अचानक चौंक उठी। उसका गॉसिप रडार सक्रिय हो गया। किन जियान ने टालमटोल नहीं किया। क्यूली द्वारा आयोजित एक पूल पार्टी। गुओ यालान के हावभाव देखकर जी-फी तुरंत उत्साहित हो गई, लेकिन गुओ यालान ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तो सभी वहां होंगे? बढ़िया, मैं वैसे भी वापस आने के बाद सभी से मिलने की योजना बना रहा था। मैं आज रात भी जाऊंगा, सभी को सरप्राइज दूंगा। क्या आप दोनों के लिए मुझे साथ ले जाना सुविधाजनक होगा? ये बहुत सुविधाजनक है। कितना नाटकीय क्षण है जब कोई व्यक्ति किसी विकल्प को लेकर जुनूनी होता है तो अचानक असली व्यक्ति सामने आ जाता है। किन जियान के मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। किन जियान की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर गुओ यालान ने हैरान होकर पूछा, क्या गलत है? क्या मेरा स्वागत नहीं है? मुझे मत बताओ कि क्यूली अभी भी शिकायत कर रही है। हमें अलग हुए इतने साल हो गए हैं। निश्चित रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि गुओ यालन को भड़काने के लिए खुलेआम एक विकल्प रखने की क्यूली की योजना पूरी तरह से विफल हो गई है, क्योंकि वो विदेश में रहते हुए कोई ध्यान नहीं दे रही थी। भले ही क्यूली सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट कर रहा था, लेकिन ये बेकार था। जब वे बाद में मिलते हैं, जब क्यूली को पता चलता है कि उसकी सारी सावधानी से की गई योजना बेकार हो गई है, तो उसके चेहरे पर क्या भाव होगा? हे भगवान, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये कितना नाटकीय होगा। हैं। जी-फी से प्रभावित होकर किन जियान लगभग मुस्कुराया, लेकिन यह सोचकर कि क्यूली अभी भी उसका दोस्त था, इस तरह से व्यवहार करना सही नहीं होगा। इसलिए उसने खांसते हुए कहा, मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलो साथ चलते हैं। गुओ यालान ने कंधे उचकाए और ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे कह रहा हो, मुझे किस बात की चिंता करनी होगी? चूंकि वे दोनों एक साथ जा रहे थे, गुओ यालान को भी स्विमसूट चुनना था, और स्वाभाविक रूप से उसने जी-फी को भी चुनने में मदद करना जारी रखा। एक फैशन डिजाइनर के रूप में निश्चित रूप से उसकी पसंद अच्छी थी। हालांकि जी-फी के बेहतरीन शारीरिक अनुपात को देखकर वो सबसे सेक्सी विकल्प चुनना चाहती थी, लेकिन वो पीछे से जलती हुई निगाहों को महसूस कर सकती थी और सहज रूप से महसूस करती थी कि ऐसा करना शायद समझदारी नहीं होगी। आखिरकार वह एक शादीशुदा महिला थी और उसका पति भी वही था, इसलिए बहुत दूर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने ऐसे स्विमसूट चुने जो मध्यम आकार के थे, लेकिन जिनमें मजबूत डिजाइन तत्व थे। जहां तक उसकी अपनी पसंद का सवाल है, तो वो बोल्ड और सेक्सी थी, ऐसी कि उसे देखकर जी-फी के मुंह में पानी आ गया। अंत में किन जियान ने सब कुछ का भुगतान कर दिया और गुओ यालान ने उन्हें भोजन कराया,
जिसके बाद वे निर्धारित समय पर निर्धारित क्लब में पहुंच गए। तीनों को कपड़े बदलने के लिए निर्देशित किया गया। गो यालन बहुत सावधान थी। उसे पानी में उतरने से पहले कई तरह के उत्पाद लगाने की जरूरत थी। इसलिए उसने जी फी से कहा कि वह उसका इंतजार न करे। जी फी भी ये देखने के लिए आगे जाना चाहती थी कि हान जियू कहाँ है, इसलिए वो पहले बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, उसने किन जियान को देखा। किन जियान के स्विम शॉर्ट्स मामूली प्रकार के थे, इसलिए ध्यान देने योग्य कुछ खास नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अभी भी एक सुंदर शर्ट पहन रखी थी, और हालांकि ये खुली हुई थी, फिर भी यह उनके 8 पैक एब्स के अधिकांश हिस्से को ढक रही थी। इस समय किंजियान कुछ ही दूरी पर एक संगमरमर के खंभे के पास खड़ा था, लंबा और सुंदर, नीचे देखते हुए प्रतीक्षा कर रहा था। कई गुजरती हुई महिलाएं उसे देखती रहीं, अपनी जगह पर रुक गईं। उनकी आंखें विस्मय और मोह से भरी थीं। काफी सारे पुरुष भी उसे देखते रहे। आखिरकार उनका उत्कृष्ट रूप सचमुच आंखों को लुभाने वाला था, और उनका शरीर लंबा और सीधा था, चौड़े कंधे और पतली कमर थी। अंततः कोई उसके पास आने का प्रयास करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन किन जियान ने अप्रत्याशित रूप से ऊपर देखा। वह दूसरों की निगाहों के प्रति लगभग पूरी तरह असंवेदनशील थे, केवल एक अपवाद को छोड़कर। जब उसने दूरी पर जी फी को देखा तो उसकी आंखें जम गईं, फिर उसके गाल धीरे धीरे लाल हो गए और उसकी निगाहें इधर उधर घूमने लगीं, मानो उसे पता न हो कि कहाँ उतरना है। जी फी आगे बढ़ी और किन जियान उसके पास आने ही वाला था कि एक महिला ने उसे रोक दिया। चैप्टर 244। एक लड़की मेरे पास आई। हैंडसम, क्या मैं आपकी संपर्क जानकारी ले सकती हूँ? किन जियान ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। एक और लड़की ने कहा, अरे हैंडसम, क्या तुम भी पार्टी के लिए यहाँ आए हो? चलो घूमते हैं। किन जियान ने भौहें सिकोड़ी और फिर से उसके चारों ओर घूमने लगा। तीसरी लड़की ने आवाज लगाई, हैंडसम, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। क्या हम पहले कभी नहीं मिले? अधीर होते हुए किन जियान ने उनसे बचना जारी रखा। उससे संपर्क करना बहुत कठिन है। क्या घमंडी है, वो हमारी तरफ देखता भी नहीं। क्या उसे पुरुषों में दिलचस्पी है? जो लड़कियां ऐसे खूबसूरत आदमी के पास जाने की हिम्मत करती थी, वे खुद भी स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी सुंदरियां थी। चूंकि किन जियान ऐसे आयोजनों में बहुत कम जाता था, इसलिए ये गैरकुलीन समाजी लोग उसे पहचान नहीं पाए। खारिज की गई सुंदरियों ने आपस में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फिर देखा कि एक और लड़की उसके पास आ रही है। वो कुछ हद तक परिचित लग रही थी, लेकिन चूंकि जी फी आमतौर पर मेकअप नहीं करती थी और उसके मेकअप और प्राकृतिक रूप में काफी अंतर था, जो लोग मनोरंजन समाचारों का पालन नहीं करते थे, वे उसे तुरंत पहचान नहीं पाए। उन्होंने अभी एक और खूबसूरत महिला देखी। दर्शकों ने सर्वसम्मति से ये मान लिया था कि चौथी पीड़िता आ रही है तथा उन्हें भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। जी फी खुद को चंचल महसूस करने से नहीं रोक सकी। जब किन जियान पास आया तो उसके बोलने से पहले ही जी फी ने सीधे कहा, हैंडसम, क्या तुम आज रात अकेले हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? किन जियान जी फी की आवाज में चंचलता सुनकर रुक गया। जरूर, उन्होंने जवाब दिया। भीड़? जी फी ने गर्व से किन जियान के हाथ में हाथ डाला और अपनी हंसी रोकते हुए उसे क्लब के पिछवाड़े में पूल पार्टी की ओर ले गई। अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहें उनका पीछा कर रही थी। ये सब इतना मनोरंजक पाकर जी फी ने किन जियान की कठोर मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि वो स्विमवियर में थी, किन जियान अपनी बाह पर नरम, कोमल स्पर्श महसूस कर सकता था, जिससे उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसका पूरा शरीर असहज हो गया। जीवंत पूल पार्टी में पहुंचकर कई बार चुपके से नजरें मिलाते हुए वे किन जियान के दोस्तों की ओर बढ़े। जी फी की निगाहें उत्सुकता से आयोजन स्थल पर घूम रही थीं। रंग बिरंगे कपड़े पहने मेहमानों और काले और सफेद वर्दी पहने 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों पर, सभी युवा पुरुष और महिलाएं। हालांकि उन्होंने हान जियू को नहीं देखा।
उनके दोस्त जल्दी आ गए थे। यू यू और बाई शियाओक्सी पूल में मौज-मस्ती कर रहे थे, जबकि सेंटिंग, जिंगयान और लुओफी पूल के किनारे लाउंज एरिया में बैठे थे। उन सभी ने नए लोगों का स्वागत किया। जीफी का अपना अलग ही अंदाज है। जब हम उसे आमंत्रित करते हैं तो वो कभी इन जगहों पर नहीं आता, जिंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा। लुओ फेई ने मुड़कर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में ये काफी असामान्य है। सेंटिंग ने बस अपनी भौहें उठाईं और उनकी ओर मुस्कुराया। किन जियान आमतौर पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उनकी चिढ़ाने वाली बातों को अनदेखा कर देती थी। जीफी ने उत्सुकता से पूछा, कीली कहाँ है? उसने कहा कि वह अपनी नई प्रेमिका को लेने गया था। बाई शियाओक्सी ने पूल फ्लोट पर बैठते हुए उत्तर दिया। यू यू ने बाई शियाओक्सी को धकेलते हुए कहा, क्यूली फिर से बदल गई है। हमने सोचा था कि पिछली बार वाला अलग हो सकता है। जिंगयान ने मुस्कुराते हुए बताया, जाहिर है, क्यूली की पिछली गर्लफ्रेंड ने उसे गुओ यालान की अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइन प्रतियोगिता का वीडियो देखते हुए पकड़ लिया और उससे रिश्ता तोड़ दिया। भले ही वह जानती थी कि वह एक प्रतिस्थापन थी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। सेंटिंग ने टिप्पणी की, कीली जो कर रही है वो सही नहीं है। जो लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं वे हमेशा बदकिस्मत रहते हैं, लुओफी ने जानबूझकर कहा। जीफी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, क्या आप सभी को यकीन है कि हान जियू वास्तव में क्यूली को पसंद करती है? हर कोई आश्चर्य से जीफी को देख रहा था। या तो क्यूली द्वारा उसका दिमाग धोया गया था या हान जियू के शानदार अभिनय से मूर्ख बनाया गया था, सर्वसम्मति से ये विश्वास करते हुए कि ये मुख्य भूमिका के लिए प्रतिस्थापन का मामला था। सच में, क्या आप सभी ने बहुत सारे टीवी नाटक देखे हैं? जिंगयान बोला, वास्तव में, मुझे लगता है कि उसके मन में उस प्रतिस्थापन के लिए भावनाएं हैं। वह बस जिद्दी हो रहा है। शायद उसके दिल में वो पहले से ही एक प्रतिस्थापन से अधिक है। तभी क्यूली एक सेक्सी सुंदरी को अपनी बाह पर लेकर वहां आया। मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्यूली ने अहंकार से कहा। वे कह रहे हैं कि आप जिद्दी हैं, लेकिन आप जल्द ही अलग राग अलापने लगेंगे। जीफी ने व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा, जब किन जियान ने उसे बैठने के लिए कहा। जब वे बैठे तो उन्होंने बताया, तैराकी के कपड़े खरीदते समय हमारी मुलाकात एक मित्र से हुई। वे भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्यूली उदासीन लग रहा था। उसने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह उसे मामूली बात लग रही थी। अब वो पूरी तरह से एक निश्चित अवज्ञाकारी लड़की के आने का इंतजार करने में लगा हुआ था। चूंकि उसने पूछा ही नहीं था, इसलिए किन शियान को विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अन्य लोग भी उत्सुकता से पूछने लगे, लेकिन क्यूली ने अपने नए साथी का परिचय देते हुए उन्हें बीच में रोक दिया। जीफी ही एकमात्र ऐसी थी जो उस सुंदरी को नहीं पहचान पाई। जब अन्य लोगों ने उसे देखा तो उनके हावभाव कुछ अजीब थे। नई गर्लफ्रेंड लिली एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आई थी। हालांकि वो उन पर मुस्कुराती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर था। जीफी और किन जियान के बैठने के बाद किन जियान ने चुपचाप जीफी को बताया, लिली क्यूली के पूर्व अनुयायियों में से एक थी। उसका व्यक्तित्व गुओ यालन के समान था और गुओ यालन के साथ अपने अनुभव के कारण क्यूली ने लिली का कड़ा विरोध किया था, उसे कई बार अस्वीकार कर दिया था। अब तक स्क क्यूली, तुम जो पाने वाली हो उसके लायक हो। एक महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ताकि दूसरी महिला को जीत सको और बार बार इस रणनीति का इस्तेमाल करना, क्या यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम प्यार जीतना जानती हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा हारती हो। इतने निर्दयी होने का कर्म तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटती हो। कीली लिली के साथ बैठ गई, पेय पदार्थ मंगवाने के लिए सर्वर को बुलाया और फिर उसके साथ अंतरंगता का दिखावा किया। उसकी कमर पकड़ ली और चंचलता से बातें करने लगी। ये प्रदर्शन इतना भयावह था कि अन्य लोग इसे देखना सहन नहीं कर सके। जिंगयान, जो हमेशा से ही अच्छी जानकारी रखता था, ने लुओ फी और वू जिंकिंग की स्थिति के बारे में सुना था और उत्सुकता से पूछा,
मैंने सुना है कि आपने नायक की भूमिका निभाई और उसे बचाया। क्या ये हो सकता है? उसकी गपशप भरी आवाज सुनकर लुओ फी ने अपनी कंटी रगड़ी। गपशप बंद करो। ये कुछ भी नहीं है। तांग यू के मामले से निपटने के बाद वह अपने पिता के साथ अपने पिछले देश लौट गई। कोई संभावना नहीं। आप दोनों काफी अनुकूल लग रहे थे। सेन टिंग शायद ही कभी गपशप में शामिल होते थे। क्या तुम्हें चिंता है कि मैं कुंवारा रह जाऊंगा? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। लुओ फी मुस्कुराई। दोनों एक दूसरे को मुश्किल से जानते थे। ये बस एक अप्रत्याशित मुलाकात थी। एक अजीब लेकिन शर्मनाक सपने की तरह उस संपर्क ने वास्तव में लुओ फी के दिल में वू जिंकिंग की एक अनूठी छाप छोड़ी थी। और उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे बस उसी से डेटिंग शुरू कर सकते थे। कम से कम फैनशी के बाद शायद उसके दिल को कुछ समय के लिए मुरझाने की जरूरत थी। वह अभी दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी माँ का उत्साह बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। यदि भविष्य में फिर से मिलने का मौका मिला तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन उन दोनों की अपनी अपनी दुनिया है और शायद मिलने का दूसरा मौका भी न मिले। चूंकि जी फी की गपशप प्रणाली स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उनके बीच कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए उसने इस विषय में भाग नहीं लिया। इसी समय कॉकटेल लेकर कई सर्वर वहां आए। जी, एक उत्साहित आवाज ने संक्षिप्त रूप से पुकारा। जी फी की नजर अचानक हान जियो की प्रसन्न आंखों से टकराई। चूंकि वे जी फी की तरफ से आए थे, हान जियो ने दूसरी तरफ क्यू ली को नहीं देखा था। ओह, क्या संयोग है, आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी फी मुस्कुराई। हान जियो तुरंत शर्मा गई। बेहद उत्साहित होकर बोली, नमस्ते टीचर जी, मैं आज रात यहाँ काम कर रही हूँ। क्या किस्मत है कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगी। अन्य लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से हान जियो को देखा। उनके भाव भिन्न थे। ऐसा संयोग? उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह छोटी लड़की उनके पीछे पीछे यहाँ तक आई थी? क्या क्यू ली सही थी कि वह उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी? लेकिन क्या क्यू ली को न देखने का नाटक करना जरूरी था? क्या बाद में लिली के साथ कोई नाटकीय टकराव होगा? वे इसके लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा किए बिना न रह सके। इस बीच क्यू ली ने लिली को अपने करीब पकड़ रखा था। उसकी निगाहें इस दृश्य पर टिकी थीं। वह व्यर्थ ही इस बात का इंतजार कर रहा था कि हान जियो अपनी आँख के कोने से उसे देख ले। हान जियो और जी फी को बातचीत शुरू करते हुए देखकर क्वी ली ने अंततः टूटने से पहले कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। हान जियो ने जोर से खांसी सुनी, जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अपना सिर घुमाकर उसने एक चिढ़े हुए चेहरे को देखा। क्या आपके सेवा कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है? जब आपको सेवा करनी चाहिए तो आपको ग्राहकों से बात करने की अनुमति किसने दी? बोलने के बाद उसने हान जियो को देखते हुए एक ठंडी अभिव्यक्ति बनाई, जानबूझकर लिली को अपने करीब पकड़ लिया। वह मन ही मन हंसे। देखते हैं तुम ये नाटक कब तक कर पाते हो। उस समय गुओ यालान पहले ही आंतरिक हॉल से गुजर चुकी थी। कई लोगों ने उसे पहचान लिया। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि उस समय उनके ब्रेकअप की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। चैप्टर 245। पूल के पास क्यू ली से परिचित हर कोई बता सकता था कि वह जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। क्यू ली ने हान जियो को ध्यान से देखा। उम्मीद थी कि अगले ही पल जब वह उसे किसी दूसरी महिला को गले लगाते हुए देखेगी तो वह दुखी और परेशान हो जाएगी। फिर वो सोचेगी और महसूस करेगी कि उसे उसका इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था जो बल के बजाय नम्रता से बेहतर प्रतिक्रिया करता था। जब तक हान जियो झुकने को तैयार है, तब तक वह उसे अपने पास लौटने का मौका देगा। अगर वो अच्छा व्यवहार करती है तो वह उसके प्यार में भी लिप्त होने को तैयार होगा, शायद उसे प्रेमिका का दर्जा भी दे। इस दौरान हान जियो उसकी दुनिया से गायब हो गया था, जिससे उसे अपने बुरे सपनों की याद आ गई। इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। हालांकि वह दृश्य सामने नहीं आया जिसकी उसने उम्मीद की थी। हान जियो ने देखा
पहले तो चौंक गई, फिर थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उसके मुंह के कोने पर एक झटका सा लगा, लेकिन एक सेवा कर्मचारी के रूप में, जिसने एक ग्राहक को परेशान किया था, उसे स्वाभाविक रूप से झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। मुझे खेद है, महोदय, आपको परेशान करने के लिए। फिर भी कुछ लोगों ने इस पेशेवर प्रतिक्रिया की व्याख्या इस रूप में की कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह संघर्ष कर रही है तथा अपनी दयनीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कि ली ने अपनी ठोड़ी उठाई। उसे गुस्सा भी आया और मन ही मन खुशी भी हुई। हालांकि उसकी बाहों में लिली नाखुश दिखने लगी। वह भी हान जियू के चेहरे को गौर से देखने लगी। अपने सुपरवाइजर को बुलाओ। ऐसे गैर पेशेवर सर्वर को नौकरी से निकाल देना चाहिए। हान जियू पूरी तरह से हैरान थी। उसने तुरंत अपनी बुरी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। वह अपनी दोस्त की नौकरी नहीं जाने दे सकती थी और बेचैनी से कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रही थी। चूंकि लुओ फी एक युवा लड़की को परेशान होते हुए नहीं देख पा रहा था और बीच बचाव करने ही वाला था, जी फी ने अचानक कहा, ओह माय, मैं तो बस अपने प्रशंसक के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा था और अब आप आलोचना कर रहे हैं और लोगों को नौकरी से निकालना चाहते हैं? क्या आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप वास्तव में हमारा यहाँ स्वागत नहीं करते, फिर हमें आमंत्रित क्यों कर रहे हैं? जी फी ने शायद ही कभी गुस्सा दिखाया, बल्कि अपने प्रशंसक के पक्ष में खड़ी नजर आईं। क्यू ली और लिली पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे कि जी फी एक साधारण सर्वर के लिए उनसे भिड़ जाएगी, इसलिए वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आखिरकार उन्हें एक ही सामाजिक दायरे में रहना चाहिए था। जब तक कि वे पहले से ही कट्टर दुश्मन न हों, तो कौन किसी तुच्छ व्यक्ति की खातिर उनके बीच तनाव पैदा करने का जोखिम उठाएगा? हे भगवान, क्यू ली के चेहरे पर भी यही भाव क्यों है? क्या वह इतना आत्ममुग्ध हो गया है कि वह भूल गया है कि ये सब उसने गुप्त रूप से आयोजित किया था? रुको, वो वास्तव में सोचता है कि भले ही उसने इसे व्यवस्थित किया हो, लेकिन यहाँ एक सर्वर के रूप में हान जियू को पहले से पता होना चाहिए था कि वो पार्टी की मेजबानी कर रहा था, और अगर वह उसे देखना नहीं चाहती थी तो वह क्यों दिखाई देगी? इसलिए उसे अंदर उसकी कमी खल रही होगी और उसने उसके सामने आने का मौका चाहा होगा। क्या ये संभव नहीं है कि वह एक दिन के लिए सिर्फ एक शिफ्ट कवर कर रही है और उसे क्लाइंट की पहचान जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? जी फी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और जानलेवा वार किया, लेकिन क्या हमें आज रात की पार्टी के बारे में दोपहर को ही तत्काल सूचित नहीं किया गया था? उस एक वाक्य ने धीरे धीरे पूरे दृश्य को शांत कर दिया। क्यू ली की स्थिर अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए जी फी ने हान जियू की ओर मुड़कर पूछा, आज आपने काम कब शुरू किया? सुबह 8 बजे, हान जियू ने जल्दी से जवाब दिया। जी फी ने लिली की ओर गंभीर भाव से देखते हुए कंधे उचकाए। लगता है मिस लिली ने गलत समझा है। उनका यहाँ होना वास्तव में महज एक संयोग है। सभी, ये महज एक संयोग नहीं है। समय के आधार पर ये संभव है कि क्यू ली को हान जियू के यहाँ काम करने का पता चला हो और उसने जानबूझकर पार्टी का आयोजन किया हो, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि क्यू ली अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बजाय उन्होंने मान लिया कि इस विकल्प ने क्यू ली को परेशान कर दिया होगा, इसलिए वो जानबूझकर उसे परेशान करने आया था। ये उसके पहले के उत्पीड़न से मेल खाता था। लिली ने हालांकि खंडन किया, फिर भी ये मानने से इनकार कर दिया कि हान जियू वास्तव में क्यू ली से संपर्क नहीं करना चाहता था। अचानक उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, श्रीमती किन, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसका आपके सामने पहले ही आ जाना मेरी बात को साबित कर देता है। क्यों न हम सीधे इस लड़की से पूछें, क्या वह युवा मास्टर क्यूई के पास वापस जाना चाहती है या नहीं? चैप्टर 246। ओह, क्या सीधा हमला है! ये काफी असामान्य रणनीति है। वो हान जियू को पूरी तरह से एक षड्यंत्रकारी सफेद कमल के रूप में देख रही है, उसे एक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर रही है और उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ रही है। लिली भी यही सोच रही थी। उसे यकीन था कि हान जियू के मन में क्यू ली के लिए भावनाएं थीं। आखिर इतनी नीच लड़की
जो इतने लंबे समय से यंग मास्टर क्यू के साथ थी, स्वेच्छा से किसी और की जगह काम कर रही थी। उसके मन में क्यू ली के लिए भावनाएं कैसे नहीं हो सकती? उसके प्रश्न वहां पर थे। अगर हान जियू ने अपने स्वाभिमान और छवि की खातिर वापस लौटने की इच्छा से इनकार किया, तो ये उनके बीच संघर्ष को और गहरा कर देगा, जिसका मतलब है कि लिली की जीत। अगर हान जियू ने वापस लौटने की इच्छा स्वीकार की, तो ये साबित हो जाएगा कि पहले की हर बात सिर्फ दिखावा थी, जिससे उसकी गहरी साजिश करने वाली प्रकृति का पता चलता है, जो कई लोगों को नाराज कर देगी, और क्यू ली को ऐसी गणना करने वाली लड़की पसंद नहीं आएगी। तो ये प्रतीत होता है कि यादृच्छिक और यहाँ तक कि परेशानी पैदा करने वाला प्रश्न वास्तव में एक षड्यंत्रकारी महिला से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका था। हालांकि ये तभी काम करता है जब हान जियू वास्तव में क्यू ली को पसंद करता है और वास्तव में उसके पक्ष में लौटना चाहता है। जी फेई ने चुपचाप टिप्पणी की। जब सबने ये प्रश्न सुना तो उनमें गपशप का उत्साह तुरंत बढ़ गया। आखिरकार ये स्टैंड इन वह महिला थी जो कि ली के साथ सबसे लंबे समय तक रही थी, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि ली अभी भी हान जियू की परवाह करती है। शुरू में क्यू ली लिली के विचारहीन शब्दों पर क्रोधित था, क्योंकि वो हान जियू को सीधे जवाब देने के लिए दबाव डालने के बजाय धीरे धीरे उसकी सच्ची भावनाओं को पहचानने और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहता था। यदि वो हठपूर्वक कहें कि वह द्वेष के कारण वापस नहीं लौटना चाहती, तो क्या इससे चीजें और अधिक जटिल नहीं हो जाएंगी? लेकिन इस बारे में सोचते हुए उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। शायद हान जियू आखिरकार उसके प्यार के आगे झुक जाएगी, सारी गरिमा को त्यागने के लिए तैयार हो जाएगी, और ये स्वीकार करके सभी को नाराज करने का जोखिम उठाएगी कि वह उसके पास वापस लौटना चाहती है। इससे उसके अहंकार को काफी संतुष्टि मिलेगी। क्यू ली ने पहले ही कल्पना करना शुरू कर दिया था कि अगर हान जियू ने ऐसा जवाब दिया तो वह कैसे जवाब देगा। वो निश्चित रूप से सहमत होगा, लेकिन उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाएगा। वो उसे घमंडी नहीं बनने दे सकता था और उसे नियंत्रित रखने की जरूरत थी। क्यू ली के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने इस बारे में सोचा। वो खुद को रोक नहीं सका और दिखावा करते हुए कहा, लिली, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब भी कोई चाहे मेरे पास लौटना इतना आसान नहीं है। उसने हान जियू की ओर भौहें चढ़ाकर अपनी बात समाप्त की। इस बीच लिली को लगा कि क्यू ली को इस स्टैंड इन की कोई परवाह नहीं है। इस समय हान जियू को बेहद निराशा महसूस हुई। आखिर ये सब क्या था? ऐसा सवाल क्यों उठा? यदि उसे पता होता कि ये दिमागी रूप से मृत पूर्व बॉस यहाँ है, तो वो दूर ही रहती। ये बहुत ही दुर्भाग्य था। दरअसल इस पूर्व बॉस को हमेशा अपनी धारणाएं बनाना पसंद था, ये सोचकर कि वह उसे पसंद करती है। उसने उसे कई बार बताया था कि ये सच नहीं है, लेकिन ये पूर्व बॉस मानवीय भाषा को समझने में असमर्थ था। इस पर पूरी तरह से विश्वास करने से इनकार कर रहा था और अपनी ही दुनिया में जी रहा था। ये वास्तव में कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा और कठिन काम था। वो उसे कोस नहीं सकती थी और उसे भ्रम में होने का आरोप नहीं लगा सकती थी। सौभाग्य से वो पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उस पर विश्वास करता है या नहीं। अब इस तरह की आकस्मिक मुलाकात के बाद उसके पूर्व बॉस को सचमुच लग सकता है कि वो ही थी जो उसे जाने नहीं दे सकती थी। उसे डू ई से भी ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। क्या सभी अमीर लोग इतने आत्मकेंद्रित होते हैं? लेकिन उसकी आदर्श और उसकी आदर्श के पति दोनों बहुत अच्छे थे। हान जियू के मन में आंतरिक नाराजगी थी। तब उसने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। हर कोई दंग रह गया। कई लोगों ने शर्त लगाई थी कि हान जियू जवाब देगी कि वो वापस नहीं लौटना चाहती। लेकिन क्या कोई उन्हें ये समझा सकता है कि उत्तर इतना प्रभावशाली और प्रभावशाली क्यों था? उनका दृढ़ स्वर ऐसा था मानो वो अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने जा रही हों, गंभीर और गरिमापूर्ण। क्या उसे बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए थी? बोलने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए था? उसके पूरे व्यवहार और भाव से ये नहीं दिखना चाहिए था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और फिर कहना चाहिए था कि वह झूठ नहीं बोलना चाहती?
न केवल देखने वाले लोग आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि क्यू ली को भी ऐसा लग रहा था जैसे हान जियू की दृढ़ता से उसका अभिमान आहत हो गया हो। अंततः जीफी खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। क्यू ली का चेहरा तुरंत लाल हो गया। होश में आने के बाद वह तुरंत खड़ा हुआ और डांटा, हान जियू, द्वेष की भी एक सीमा होनी चाहिए। हान जियू अपनी आंखें घुमाने ही वाली थी। युवा मास्टर क्यू, मैं कसम खाती हूँ, मेरा वास्तव में आपका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है। आपके पास लौटने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है। आप और आपके साथ बैठी ये महिला दोनों निश्चिंत रह सकते हैं। यदि भुगतान युक्त साथ निभाने के समझौते की प्रकृति गोपनीय न होती तो वह इसे उनके सामने उजागर कर देती। उन्होंने एक निष्पक्ष लेन देन किया था। उन्होंने कैसे सोचा कि वह उनसे चिपकी रहेगी? हालांकि क्यू ली उसकी घृणा को महसूस करने में असमर्थ था और सीधे हान जियू का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। चुप रहो, मेरे साथ आओ, उसने कहा, उसे दूर खींचने की कोशिश करते हुए, जाहिर तौर पर दबंग सीईओ की भूमिका निभाने का प्रयास करते हुए। हान जियू के कठोर शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई थी और उसने स्वीकार किया कि उसे इस महिला की परवाह है। चूंकि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए जिद्दी थी, इसलिए वह एक कदम पीछे हटने और उसे बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार था। लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्हें बंद दरवाजे के पीछे निजी तौर पर बात करने की जरूरत थी। हालांकि कुछ देर तक उसे खींचने की कोशिश करने के बाद उसने पाया कि वो उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। हान जियू लगभग आधी बैठी हुई थी। उसने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे कर लिया था और दृढ़ता से प्रतिरोध कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खींचने वाला व्यक्ति उसका पूर्व बॉस नहीं, बल्कि कोई मानव तस्कर है जो उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। हान जियू अक्सर शारीरिक काम करता था और काफी मजबूत था। क्यू ली को उम्मीद नहीं थी कि उसकी शांत और दबंग हरकतें रुक जाएंगी, और दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। आसपास की भीड़ इस लगभग हास्यपूर्ण दृश्य को विस्फारित आंखों से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रतिक्रिया दें। लिली, जो पहले क्यू ली के अचानक छूट जाने पर अपनी कुर्सी से गिरने ही वाली थी, अब देखती है कि वो आदमी जो अभी अभी उसके करीब आने लगा था, उस स्टैंड इन को खींचने जा रहा है। वह इतनी क्रोधित हो गई कि वह भी खड़ी हो गई और बीच बचाव करने लगी। युवा मास्टर क्यू, मैं आज रात आपकी डेट हूँ, रास्ते से हट जाओ। क्यू ली पहले से ही हान जियू को हिलाने में असमर्थ होने के कारण चिढ़ और पसीने से तर था, और अब रोके जाने से वो और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसके इस रवैये से लिली का गुस्सा स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। उसने सीधे तौर पर उनकी बाहें अलग करने की कोशिश की। त्रिकोणीय संघर्ष ने और भी अधिक अविश्वसनीय दृश्य उत्पन्न कर दिया। इस शानदार प्रदर्शन को सभी ने बड़ी दिलचस्पी से देखा, इतना अधिक कि वे वीआईपी के भव्य प्रवेश को लगभग देख ही नहीं पाए। लिली ने अपना हमला सीधे हान जियू पर किया। अब मुझे समझ आ गया, तुम घटिया औरत हो। तुम यंग मास्टर क्यू को पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करके उसे वापस जीतने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा मत सोचो कि ये काम करेगा। तुम सिर्फ एक स्टैंड इन हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यंग मास्टर क्यू तुम्हें पसंद करेंगे? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। यद्यपि हर कोई स्टैंड इन स्थिति के बारे में जानता था, लेकिन इसे इतने खुलेआम सामने लाने से क्वी ली का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। ध्यान भटकने के उस क्षण में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और लिली ने उन्हें बलपूर्वक अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने हान जियू को भी जोर से धक्का दिया। उनकी स्थिति पहले से ही स्विमिंग पूल के करीब थी। उस धक्का से हान जियू ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और कई कदम पीछे हट गई, ये देखकर कि वो पूल में गिरने से बस एक कदम दूर थी। जीफी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सावधान। लेकिन हान जियू पहले ही अपना संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी। लुओ फेई, जो सबसे ज्यादा फुर्तीला था, तुरंत उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ा। हालांकि पूल में गिरना खतरनाक नहीं था, लेकिन उसने वर्दी पहन रखी थी
और उसे गीला करना निश्चित रूप से परेशानी भरा होगा। लेकिन इससे पहले कि लुओ फी उसके पास पहुंच पाता, अचानक सबके सामने एक आकृति उभरी। सांवली त्वचा, शरीर की लहराती रेखाएं, सेक्सी स्विमसूट, चमकीले लाल होंठ, उसकी हरकतों के साथ झूलती बड़ी बड़ी लहरदार चोटियां। उसने हान जियू को कमर से पकड़ लिया और उसे गिरने से रोक लिया। गति के कारण हान जियू व्यावहारिक रूप से दूसरे के सेक्सी आलिंगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह पूरी तरह से चकित थी। छोटी सुंदरी, क्या तुम ठीक हो? एक उज्ज्वल, स्पष्ट आवाज गूंजी। ये दृश्य किसी टीवी नाटक के नायक द्वारा युवती को बचाने वाले दृश्य जैसा था, सिवाय इसके कि सभी के चेहरे पर भाव जमे हुए लग रहे थे, क्योंकि ये ऐसा दृश्य नहीं था जिसे ज्यादातर लोग आसानी से समझ पाते। ओह, असली सौदा वीरतापूर्वक स्टैंडिंग को बचाता है। ये किस तरह का विकास है? ये बहुत मजेदार है। मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा हूँ। चैप्टर 247। इस समय घटनास्थल पर माहौल बहुत ही हास्यास्पद था। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में खेल रहे लोग भी ये देखने के लिए रुक गए कि क्या हो रहा है। आखिरकार ये क्यू ली की पार्टी थी और हर कोई उसे इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे छोड़े जाने का एकमात्र अनुभव याद था। कुछ ही क्षण पहले वे एक प्रेम त्रिकोण नाटक को घटित होते देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या धनी ग्राहक सफलतापूर्वक हमशक्ल के साथ चले जाएंगे या क्या प्रशंसक हमशक्ल को ले जाने से सफलतापूर्वक रोक पाएगा। लेकिन एक पल में ही कथानक में ऐसा मोड़ आया कि सभी लोग सदमे में आ गए। दो महिला पात्रों से ऊपर उठकर धनी संरक्षक के हृदय में सच्ची अग्रणी महिला प्रकट हो चुकी थी। इस बिंदु तक तो बातें अभी भी कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन जब वह हमशक्ल मुसीबत में था तो वह मूल व्यक्ति ही मदद के लिए क्यों आया? कोई इस पर टिप्पणी कैसे कर सकता है? हान जियू भी दंग रह गई। गो यालान की नकल करने के लिए उसे काम पर रखा गया था। उसने स्वाभाविक रूप से उसका वीडियो फुटेज देखा था, इसलिए उसने तुरंत असली चीज को पहचान लिया। वो निश्चित नहीं थी कि उसका दिल पहले के तनाव के कारण तेजी से धड़क रहा था या फिर पहले व्यक्ति से मिलने की घबराहट के कारण उसकी दिल की धड़कन अनियमित हो गई थी। किसी भी तरह हान जियू को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है और वह केवल गुओ यालान को घूर सकता था। वास्तविक व्यक्ति वीडियो में दिखाए गए से भी अधिक सुंदर था। क्या वह हमेशा से इतनी आकर्षक थी? हालांकि अन्य लोगों का कहना था कि वे एक जैसे दिखते थे, हान जियू को लगता था कि गुओ यालन की उत्कृष्टता उसके चेहरे की विशेषताओं में नहीं, बल्कि उसके भीतर से निकलने वाले आत्मविश्वास और उन्मुक्त आभा में थी। इस प्रकार के आकर्षण ने उसे एक ऐसी खूबसूरत बड़ी बहन बना दिया जिसकी अन्य महिलाएं बिना ईर्ष्या के प्रशंसा करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पूर्व बॉस इतना जुनूनी था कि उसे एक हमशक्ल ढूंढने की जरूरत थी। हालांकि हान जियू पूरी तरह से आश्वस्त था कि क्यू ली गो यालन के योग्य नहीं थी। गो यालान भी हान जियू को देख रही थी, जिसे उसने पकड़ रखा था। छोटी लड़की काफी दुबली थी। उसका वजन बमुश्किल कुछ था। उसका चेहरा छोटा था। हे भगवान, वह मुझसे इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? गो यालान को अचानक याद आया कि जब वो वहां पहुंची थी तो उसने एक हमशक्लफ के बारे में कुछ सुना था, और क्यू ली को उस लड़की को परेशान करते हुए देखकर वो तुरंत स्थिति को समझ गई थी। हालांकि ये एहसास थोड़ा अजीब था। गो यालान ने इस बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा। उसने सोचा कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और उसने मान लिया कि क्यू ली का बस एक प्रकार है। लिली को ईर्ष्या हुई होगी जब उसने समान दिखने वाली बात का जिक्र किया। आखिर कौन अपनी सही समझ से किसी हमशक्ल को नौकरी पर रखेगा? गो यालान ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराकर हान जियू को उठने में मदद की। हान जियू ने घबराकर उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। गो यालान को हान जियू के प्रति अधिक से अधिक आकर्षण महसूस होने लगा और वो काफी उत्सुक महसूस करने लगी। जैसे ही वो बोलने वाली थी, लिली ने आश्चर्य से कहा, गो यालान, तुम यहाँ क्यों हो? गो यालान ने अंततः उनकी ओर देखा,
उसकी नज़र मनोरंजन के साथ सभी पर घूम रही थी। फिर उसने लिली को संबोधित किया, दादा। आश्चर्य हुआ? अप्रत्याशित? मैं आज ही देश वापस आई हूँ। लिली पूरी तरह से अचंभित थी। उसकी आंखें घबराहट से क्वीली की ओर घूम रही थीं। अब तक सभी का ध्यान क्यूली और गो यालान के बीच बातचीत पर केंद्रित था। क्यूली गो यालान को अचंभित भाव से देख रही थी, मानो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जीफी अब उत्साह से अपना ड्रिंक पीते हुए नाटक देख रही थी। ओह, वो अभी से ही जम गया है। कई सालों से असली व्यक्ति को नहीं देखा, क्या वो खुशी से अभिभूत है? अब यह आपकी पूर्व प्रेमिका, आपकी सफेद चांदनी के विदेश से लौटने पर उचित प्रतिक्रिया है, पिछली बार के विपरीत। किनशियान, कौन उचित नहीं था? ओह माय, उसका चेहरा बदल रहा है। इतना दोषी क्यों? क्या इसकी वजह एक तरफ हमशक्ल और दूसरी तरफ नई लड़की है? असली लड़की का सामना करने में शर्मा रही है? किनजियान ने क्यूली को देखा, जिसने सचमुच एक क्षण के लिए घबराहट दिखाई। उसकी आंखें जल्दी से हान जियो और लिली के बीच घूम रही थी। क्या तुम सिर्फ जबरदस्ती वाली प्रेमिका का किरदार नहीं निभा रही थी? यहाँ तक कि हान जियो के लिए खास तौर पर ये पार्टी भी रखी थी। तुम्हारा दिल इतनी जल्दी कैसे बदल गया? सक सक सक। किनशियान के पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। किसी को भी जवाब न देते देख गो यालान ने चारों ओर देखा और शिकायत की, इसका क्या मतलब है? क्या आप सभी मुझे वापस देखकर खुश नहीं हैं? इससे स्वाभाविक रूप से सभी लोग नाटक को देखते नहीं रह सके और तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गो यालान हमेशा से किनजियान के सामाजिक दायरे का हिस्सा रही थी और हालांकि वो कई सालों से विदेश में थी, लेकिन क्यूली और किनजियान को छोड़कर हर किसी ने उसके साथ कुछ संपर्क बनाए रखा था। खास तौर पर सेंटिंग। दोनों महिलाओं का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न था, एक उग्र और एक शांत। एक कपड़े डिजाइन करती थी और दूसरी आभूषण डिजाइन करती थी, इसलिए वे विशेष रूप से करीब थी। मैंने सोचा था कि तुम मेरी सगाई की पार्टी तक वापस नहीं आओगे, सेंटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, गो यालान ने अपनी भौहें उठाते हुए और किनजियान और जीफी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार पिछले वर्ष विदेश में रहने के दौरान वो अपने देश से एक के बाद एक दिलचस्प गपशप सुन रही थी और ये घटनाक्रम इतना रोमांचक था कि इसने उसके मन में वापस लौटने का उत्साह जगा दिया था। उसके शब्दों पर क्यूली आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आ गया। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें झपकने लगी जब उसने गो यालान को देखा और उसके होठों पर अचानक एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या इंतजार नहीं कर सकता था? जब तुम गए थे तो क्या तुम बिल्कुल बेफिक्र नहीं थे? वो अंततः खुद को रोक नहीं सका। वो जानता था कि गो यालन अभी भी उसकी परवाह करती है, वह उसके लिए दूसरी महिलाओं से लड़ने के लिए वापस आई होगी। किनजियान इस बातचीत को सुनकर भौंचक्का रह गया। उसे लग रहा था कि वे अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसने महसूस किया कि जीफी ने उसकी बाह को जोर से दबा दिया है। ऊपर देखने पर उसने देखा कि जीफी का चेहरा खुद को रोकने के कारण लाल हो गया था। आह, उनकी विचार प्रक्रिया शुद्ध आत्म प्रशंसा है। कैसी गलतफहमी है, पूरी तरह से मुद्दे से भटक गए हैं। हा। दूसरों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, खासकर तब जब गो यालान स्पष्ट रूप से जीफी और किनजियान की ओर देख रहा था। गो यालान रुकी और पहली बार अपने पूर्व प्रेमी की ओर गंभीरता से देखने लगी। ऐसा लगता है कि यह आदमी अभी भी उस समय छोड़े जाने से काफी दुखी है और व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रहा है। गो यालान ने कंधे उचकाते हुए कहा, घर वापस आने के भी अच्छे पहलू हैं। मैं भी इस उत्साह में शामिल होना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ घर पर इतना ड्रामा होगा तो मैं इतने लंबे समय तक विदेश में नहीं रुकता। दूसरों को ये बातचीत और भी अजीब लगी, क्योंकि हाल ही में एक के बाद एक ऐसी गपशप हुई थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। गो यालान के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो हाल ही में हुए सभी नाटक का जिक्र कर रही थी। क्यूली ने फिर गर्व से मुस्कुराकर कहा,
क्या वह अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही थी? तो उसे उसकी कीमत का एहसास तभी हुआ जब उसे जलन हुई। लेकिन वो सिर्फ गो यालान के बुलाने पर दौड़कर नहीं आया। इस जगह का पता लगाने के लिए आपने कितनी सोच समझकर काम किया है। क्यू ली ने उदासीनता के भाव के साथ उपहासपूर्वक कहा। नहीं, क्यू ली, कृपया रुकें। मैं आपसे चीजों की कल्पना करना बंद करने की विनती करता हूँ। आप खुद को दयनीय बना रहे हैं। मैं अब और सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किन जियान ने महसूस किया कि उसकी बाह पर पकड़ और भी मजबूत हो गई है, और उसने थकावट से क्यू ली को देखा। हालांकि इतने सालों से एक दूसरे को जानने के बाद किन जियान को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए, इसलिए उसने सीधे पूछा, वैसे आप इतनी देर से क्यों आए? यह प्रश्न गो यालान से पूछा गया था, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गो यालान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी चीज से रुका हुआ था। लुओ फेई को कुछ एहसास हुआ और उसने पूछा, तो जब आपने कहा कि आप किसी को ला रहे हैं तो आपका मतलब गो यालान था? किन जियान ने सिर हिलाया। क्वीली ने तुरंत ही हमारी ओर देखा। अचानक अनिश्चितता से बोली, आप लोग एक साथ कैसे आए? जी फी ने मुस्कुराते हुए बताया, कपड़ों की खरीदारी करते समय हमारी मुलाकात हुई। जब उसने पार्टी के बारे में सुना और यह कि सभी लोग यहाँ आएंगे, तो उसने भी समारोह में शामिल होने का फैसला किया। क्यू ली की अभिव्यक्ति काफी जटिल हो गई। तो क्या उसने उसके बारे में जानकारी पाने के लिए बेताब होकर खोजबीन नहीं की थी और वापस आने के तुरंत बाद उसे खोज निकाला था? लेकिन उसने सुना होगा कि वह एक पार्टी का आयोजन कर रहा है और वह दौड़कर वहां पहुंच गई होगी। वो वापस आते ही उससे मिलना चाहती थी। चैप्टर 248। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यू ली असंतुष्ट था। वह इस बात से खुश नहीं था कि उनका पुनर्मिलन कैसे हुआ, खासकर तब जब गो यालन ने हान जियू की मदद की थी। इस अजीब स्थिति के बजाय उन्हें टकरावपूर्ण होना चाहिए था। अगर उसे पता होता कि गो यालान आएगा, तो वह स्थिति का बेहतर उपयोग कर सकता था। ये सोचते ही क्यू ली को अचानक असहज महसूस हुआ और उसने अनजाने में हान जियू की ओर देखा, जो चुपचाप अपना सिर नीचे करके एक तरफ खड़ी थी। उसे असहज महसूस हुआ। वास्तव में हान जियू के पहले के कठोर शब्दों के बावजूद वह अभी भी उसके बारे में सोच रही होगी। अन्यथा वह असली गो यालान को देखने के बाद इतनी शांत और आत्मजागरूक नहीं होती। वो शायद समझती है कि गो यालान की वापसी के बाद उसके साथ फिर से जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर उसे पता था कि ऐसा होगा, तो उसने तब क्यों उसके साथ धोखा किया? बिल्ली और चूहे का खेल हर किसी को खेलने का अधिकार नहीं है। भले ही वो अब रोए, लेकिन वह उसके प्रति अपना दिल नरम नहीं करेगा। क्यू ली को लगातार हान जियू की ओर देखते हुए देखकर जी फी को संदेह हुआ और उसने स्थिति की जांच की। उसने जो देखा, उसे देखकर वो खुद भी बेहोश होकर हंसने लगी। वो बस असहज महसूस कर रही है और अदृश्य होने की कोशिश कर रही है। साथ ही वह एक वेट्रेस के रूप में ड्यूटी पर है। अब जब मामला सुलझ गया है, तो वो स्वाभाविक रूप से सेवा प्रदान करने के लिए खड़ी है। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? बाहर कूदकर तमाशा खड़ा कर दे? हान जियो, आपको अपना सिर ऊपर उठाना चाहिए और उसे ये देखने देना चाहिए कि क्या वास्तव में आपके चेहरे पर कोई चमकता हुआ आंसू है, अन्यथा आप अफवाहों का विषय बन जाएंगे। ये पीली गपशप से भी ज्यादा डरावना है। हाँ। किन जियान ने यंत्रवत जी फी की पीठ थपथपाई और बढ़ती थकान के साथ क्यू ली के पहले प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने इसका उल्लेख किया था, आपने सिर्फ नहीं पूछा। क्यू ली कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जी फी ने उसे बीच में रोक दिया। जी फी को लगा कि अगर वो नहीं बोलेगी तो वो हंसते हंसते मर जाएगी। क्या तुम ठीक हो, जियाओयू? हान जियू ने अपना सिर उठाया, उदासी का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए, केवल घबराहट दिखाते हुए उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। जी फी ने फिर कहा, क्या आप कृपया बहन यालान के लिए कुछ पेय ला सकते हैं? गो यालान ने मुस्कुराते हुए देखा और स्वाभाविक रूप से हान जियू के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए एक पेय का आदेश दिया। हान जियू ने तुरंत एक मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया और पेय तैयार करने के लिए मुड़ा।
जैसे ही नाटक खत्म हुआ, पार्टी का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। ये सामंजस्यपूर्ण दृश्य और हान जियो और गो यालान के बीच सामान्य भावनाओं ने क्यू ली को भ्रमित कर दिया। ये वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, है ना? हे, हैरान हो गए? उनमें से कोई भी वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता। कृपया अपनी अलग अलग सोच बंद करें। इस बीच गो यालान ने क्यू ली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे जीफी के पास गई और मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर एक खूबसूरत आदमी की तस्वीर दिखाई। चूंकि आप मनोरंजन उद्योग में हैं, तो क्या आप उसे जानते हैं? गो यालान ने उत्साह से पूछा। उसकी आंखें सितारों से चमक रही थीं। जीफी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि गो यालान ने अचानक ये बात क्यों उठाई, लेकिन संवेदनशील क्यू ली ने तुरंत पलटकर चमकती आंखों से देखा। वो परिचित लग रहा है। शायद मैं भी परिचित हूँ। क्यों? जीफी ने कहा। अन्य लोग देखने के लिए चारों ओर एकत्रित हो गए। फोटो देखते ही सेन टिंग के होंठ फड़क उठे, क्योंकि वो खूबसूरत आदमी बिल्कुल गो यालान जैसा ही था। इसी वजह से मुझे पहले देरी हुई। मैं बाहर आते ही उनसे टकरा गया, और चूंकि वो मेरे टाइप के थे, इसलिए मैं उनसे बात करने गया, लेकिन उनके मैनेजर ने मुझे रोक दिया। ये अफसोस की बात है कि मैं घरेलू मशहूर हस्तियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। अगर आप उन्हें जानते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप हमें सेट करने में मदद कर सकें। गो यालान ने एक शिकारी नज़र से बात खत्म की। गो यालान धीरे से नहीं बोल रही थी, ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। माहौल अचानक फिर से अजीब हो गया। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी जीफी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने चुपके से चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि वो अकेली नहीं थी जो नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही हो। जीफी ने सोचा कि क्वीली अब निश्चित रूप से समझ गया होगा। निश्चित रूप से क्यूली के हावभाव बदल गए। उसकी आंखें जलने लगी क्योंकि वो गो यालान की प्रोफाइल को घूर रहा था। उसने लिली द्वारा उसे वापस अपनी सीट पर खींचने के प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी हान जियो गो यालान के लिए ड्रिंक लेकर आ गया। गो यालान उसे धन्यवाद देने ही वाली थी कि अचानक रुक गई, फिर भ्रमित और असहाय दिखी और उसने अपने लंबे नाखून से गिलास पर टैप किया। उसने हान जियो से कहा, जो एक तरफ हटने वाला था, छोटी सुंदरी, क्या तुम मेरे लिए कोई अलग पेय ला सकती हो? हान जियो, जो पहले से ही गो यालान को परोसने से घबरा रहा था, ने तुरंत पूछा, मैडम, क्या पेय में कुछ गड़बड़ है? जीफी भी उलझन में थी, क्योंकि गो यालन पहले हान जियो के प्रति दोस्ताना व्यवहार करती दिख रही थी। क्या अब वो हान जियो द्वारा लाए गए पेय से असंतुष्ट थी? इससे पहले कि गो यालन जवाब दे पाती, क्वीली अचानक दौड़कर आया, हान जियो के कंधों पर अपनी बाह रखी और गो यालन से ठंडे स्वर में कहा, इसका क्या मतलब है? क्या आप उसे निशाना बना रहे हैं? गो यालन, क्या आप नहीं जानते कि वो मेरी प्रेमिका है? इन शब्दों पर दर्शक अंदर ही अंदर उत्साह से चिल्ला उठे, चलो फिर शुरू करते हैं। और भी नाटक। क्या उसका दिमाग फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया है? रुको, यार, उसे लगता है कि गो यालन जानबूझकर उस दूसरे आदमी की तस्वीर के साथ उसे ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अब वह दिखावा करने के लिए हान जियो का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, क्या कोई उसकी जंगली कल्पना को रोक सकता है? और अगर आपको किसी साथी की जरूरत है, तो क्या आपको अभी लिली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ओह, आपको लगता है कि गो यालन हान जियो को मुश्किल में डाल रहा है, इसलिए हान जियो का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी होगा। यार, मुझे नहीं पता कि आपको चतुर या मूर्ख कहना चाहिए, आपने सब कुछ गलत समझा है, भाई। अचानक बने माहौल के कारण अन्य लोग तनाव में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गो यालान अंततः टूट चुकी है और अब वह अपने स्थान पर किसी और को लाने जा रही है। और क्यू ली उस विकल्प का उपयोग करके गो यालान को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस स्थिति में केवल स्थानापन्न खिलाड़ी को ही चोट पहुंचेगी। जीफी के विचार सुनकर किन जियान को अपने दोस्त के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई।
निश्चित रूप से ये सुनकर गुओ यालान अवाक रह गया। गुओ यालान, जो पीछे हटने वालों में से नहीं था, ने तुरंत झल्लाहट के साथ जवाब दिया, कीली, क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है? सबसे पहले, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ। दूसरे, क्या लिली अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने अभी अभी तुम दोनों को एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले देखा है। ये छोटी सी सुंदरता कैसे हो सकती है? तुम दोनों पहले से ही उसके पीछे पड़े हुए थे। हान जियू को होश आया और वो जल्दी से क्यू ली की बाह से दूर हो गई। किसी वायरस से बचने वाले व्यक्ति की तरह वो तुरंत 3 कदम दूर चली गई, जिससे पता चलता है कि उनका कोई रिश्ता नहीं था। सेन टिंग ने नजर घुमाई और अपनी दोस्त को समझाने में मदद की। हमारे देश में इस तरह का कॉकटेल नींबू के साथ परोसा जाता है, लेकिन विदेशों में नहीं। वो ऑर्डर करते समय इसका जिक्र करना भूल गई और उसे नींबू से एलर्जी है। हान जियू, जो सदमे में थी, अब अपने चेहरे पर एक क्षणिक बदलाव के साथ रुक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इसके बजाय वह चुपचाप खड़ी रही। गुओ यालान ने चंचलता से कहा, कृपया मेरे लिए नींबू रहित एक और ले आओ, और इसे बर्बाद मत करो। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। ये मेरा उपहार है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए एक नया गिलास लाकर दे दूंगा, लेकिन मैं काम करते समय शराब नहीं पी सकता। मैं इसे अपनी शिफ्ट के बाद के लिए बचाकर रखूंगा। धन्यवाद, मिस गुओ। मुझे मिस गुओ मत कहो, मुझे सिस्टर यालान कहो, गुओ यालान ने गर्मजोशी से कहा। यहाँ तक कि सेन टिंग भी बता सकता था कि गुओ यालन वास्तव में हान जियू को पसंद करती थी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे तो आखिर कोई ड्रामा नहीं हुआ? झूठी अफवाह किसने फैलाई? जब दोनों महिलाएं गर्मजोशी से बातचीत कर रही थीं, तो कीली, जो कुछ क्षण पहले तक टकराव के लिए तैयार थी, अब पृष्ठभूमि की तरह खड़ी थी, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। चैप्टर 249। क्यू ली को गुओ यालान की नींबू से एलर्जी के बारे में पता था। हालांकि ये बहुत पहले की याद थी, लेकिन वह इसे कैसे भूल सकता था? उसने शराब पीने की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। इस गलतफहमी के कारण वह कुछ शर्मिंदा और परेशान महसूस करने लगा। हालांकि गुओ यालन का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, इसलिए जब उस पर चिल्लाया जाता था या उसे डांटा जाता था, तब भी क्यू ली को नहीं लगता था कि वह उसकी परवाह नहीं करती थी। आखिरकार गुओ यालान ने जानबूझकर अपने पूर्व प्रेमी के सामने ही अन्य सुंदर पुरुषों से मिलने की इच्छा जताई थी। क्या वह उसे ईर्ष्यालु बनाने के लिए ये नाटक नहीं कर रही थी? क्यू ली को ये नहीं पता था कि गुओ यालन हमेशा विदेश में ऐसी ही रही है। चीन में क्यू ली उसका एकमात्र पूर्व प्रेमी था, और उनके ब्रेकअप के बाद वह विदेश चली गई, इसलिए उसे कभी भी उसके इस पक्ष का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। गुओ यालान के अनुसार ब्रेकअप का मतलब है पूरी तरह से अलग हो जाना। अगर उन्हें एक ही सामाजिक दायरे में रहना पड़े और एक दूसरे के प्रति विचारशील बने रहना पड़े, तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। यही कारण है कि गुओ यालान का लापरवाह रवैया विदेशों में प्रसिद्ध था। कभी-कभी एक ही समारोह में वह 10 से अधिक पूर्व प्रेमियों के साथ सौहार्दपूर्वक रह सकती थी। इस बीच क्यू ली या तो इच्छाधारी सोच में लिप्त थी या प्रतिष्ठा खोने के डर से सहज रूप से तर्कसंगत सोच से बच रही थी। भले ही गुओ यालन वापस आ गई थी, फिर भी वह अपना सिर ठीक से नहीं झुकाती थी। उसने वास्तव में अपना वह कठिन स्वभाव बनाए रखा। उसे सबसे ज्यादा नफरत गुओ यालन के गुस्से से थी। अगर भविष्य में वे शादी करते हैं तो उसे निश्चित रूप से इसे बदलना होगा। स्वाभाविक रूप से क्यू ली का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। अन्यथा जब गुओ यालन देश छोड़कर चली गई और उससे रिश्ता तोड़ लिया, तो वह उसे रखने या उसका पीछा करने की कोशिश करने के बजाय धमकियों और शापों का सहारा नहीं लेता। वर्तमान स्थिति का सामना करते हुए क्यू ली ने अपनी विशेषता के अनुसार बल का सामना बल से करने का विकल्प चुना, ताकि यह देखा जा सके कि कौन अधिक मजबूत है और कौन पहले झुकेगा। उसने हान जियू को, जो पेय बदलने जा रहा था, दबंगई से आदेश दिया, किसी और को ये काम करने दो। यहाँ आओ।
सभी का ध्यान तुरंत इधर-उधर हो गया। लिली क्यू ली के बगल में खड़ी थी और भी ज्यादा नाराज दिख रही थी। उसने क्यू ली को दोष नहीं दिया, लेकिन हान जियू को बुरी तरह घूरा, मानो अगर उसने हिम्मत की तो उसे काट डालेगी। जीफी को भी क्यू ली के नाटकीय कदम की उम्मीद नहीं थी। दो न केवल इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने से इनकार कर रहा है, बल्कि खुद का तमाशा बनाना जारी रख रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि उसने स्वचालित रूप से ये बात छिपा ली है कि कैसे हान जियू ने उसे महामारी की तरह टाल दिया और कैसे उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया? क्या ये विशेषाधिकार प्राप्त युवा मास्टर्स के लिए एक आवश्यक कौशल है, जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं? वो अभी भी चाहता है कि हान जियू उसके साथ खेले? वो वास्तव में अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। क्या वह अभी भी पूरे विश्वास के साथ मानता है कि हान जियू के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, इसलिए वह लिली की बजाय उसकी मदद लेना पसंद करेगा? उसे अपने बगल में लिली को देखना चाहिए, जिसकी आंखें ईर्ष्या से लगभग लाल हो गई हैं। वह निश्चित रूप से उसके प्रदर्शन को पूरी तरह से पूरा करेगी। क्यू ली की जिद ने जीफी को उसके लिए चीजों को उचित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया। किन जियान ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इतना आत्मघाती होगा। वह अब अपने आत्मघाती व्यवहार को रोकने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। जब हान जियू ने अपने पूर्व बॉस की आज्ञाकारी आवाज सुनी, तो वह नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। क्या यह आदमी वास्तव में सोचता था कि वह किसी रोमांस उपन्यास का कोई हास्यास्पद दबंग सीईओ है? लेकिन चूंकि वो पार्टी के मेजबान को नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए हान जियू ने एक पेशेवर लहजा बनाए रखने की कोशिश की। सर, मुझे हर समय प्रोफेसर जी के निर्देशों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको सेवा की जरूरत है, तो मैं आपके लिए एक सहयोगी को बुला सकती हूँ। क्यू ली की पुतलियां अविश्वास में सिकुड़ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हान जियू बार बार उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर देगा। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई। असली लक्ष्य का विद्रोही होना एक बात थी, लेकिन एक विकल्प के पास क्या अधिकार था? क्या वो समझ गई थी कि उसने पहले गुओ यालान को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, और अब वो इस बात से नाराज था? क्यू ली ने उसे मना कर दिया। उसका स्वर कठोर हो गया। हान जियू, मेरा धैर्य सीमित है। अपनी जगह याद रखो, यहाँ आओ। हान जियू अब एक मजबूर मुस्कान पहने हुए था। सर, यहाँ मेरी एकमात्र भूमिका एक चालू सर्वर के रूप में है। कृपया हमारे काम को मुश्किल न बनाएं। वह खुद को बहुत बदकिस्मत महसूस कर रही थी। कौन जानता था कि उसका पूर्व बॉस इतना अनुचित होगा? वह पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी, फिर भी वह उसे आदेश देना चाहता था। वह किस पद पर थी? शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन क्यू ली को कैसे नहीं पता? अब जबकि अनुबंध समाप्त हो चुका था, वह किस पद की बात कर रहा था? अगर वो एक दिन पहले उसके पास प्रदर्शन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आया होता, जब तक कि कीमत सही होती, तो उसे कल्याण गृह के बच्चों के लिए कुछ लाभ जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब वह चाहता है कि वह मुफ्त में काम करे। पूंजीपति भी इतने बेतुके नहीं थे। क्यू ली को उम्मीद नहीं थी कि उसके सख्त लहजे के बावजूद भी हान जियू सहयोग नहीं करेगी। वो वाकई नियंत्रण से बाहर हो रही थी। वह गुस्से से कांपने लगा। उसका चेहरा थोड़ा नीला पड़ गया। यदि वो गुओ यालन को नियंत्रित नहीं कर सका, तो क्या वह हान जियू को भी नियंत्रित नहीं कर सकता था? हाँ, हान जियू विनम्र और विनम्र होने का नाटक करती थी, लेकिन वो वास्तव में ऐसी नहीं थी। क्यू ली ने खुद को बेवकूफ बना लिया होगा। हालांकि ये क्यू ली नहीं थी जो भड़क उठी थी, ये लिली थी जो अब खुद को रोक नहीं सकी। वो हान जियू और गुओ यालान दोनों से नफरत करती थी। आज क्यू ली द्वारा उसके लिए आयोजित की जाने वाली पार्टी थी, तो इन दो बच्चनों को क्यों आना पड़ा और उसकी सुर्खियां और क्यू ली का ध्यान चुराना पड़ा? लिली ने गुओ यालान का सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हान जियू उसे क्या समझता था? अगर हान जियू ने क्यू ली को मना नहीं किया होता, तो लिली निश्चित रूप से भड़क जाती, लेकिन हान जियू के मना करने से लिली और भी ज्यादा अपमानित महसूस करती।
ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटी आवारा लड़की लिली के लिए कुछ पाने की कोशिश कर रही थी। वह किसका अपमान करने की कोशिश कर रही थी? यदि वो गुओ यालान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, तो क्या वो वास्तव में हान जियू के साथ भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती? यह कहना होगा कि लिली और क्यू ली की सोच वाकई एक जैसी थी। भले ही ये कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन लिली इस नाटक में सहायक किरदार न बनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लिली आगे बढ़ी और हान जियू की ट्रे से गिलास छीन लिया, जिससे पेय पदार्थ उसके ऊपर फैल गया। तरल पदार्थ ने हान जियू को सिर से पैर तक भिगो दिया, जिससे वो तुरंत अस्त व्यस्त दिखने लगी। उस चेहरे को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर लिली को दोहरी संतुष्टि मिली, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई। पास में खड़े क्यू ली को उम्मीद नहीं थी कि लिली अचानक इस तरह का व्यवहार करेगी। वह सहज रूप से आगे बढ़ा जैसे कि वो हस्तक्षेप करने वाला हो, लेकिन एक पल बाद खुद को रोक लिया, फिर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हान जियू को बेहतर न जानने की यही सजा मिली। उसने वास्तव में उसे बहुत बिगाड़ दिया था। इस तरह की सेटिंग में उसके साथ रवैया अपनाकर थोड़ा सबक उसे शांत होने और ये याद रखने में मदद करेगा कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। हान जियू लगभग अपना आपा खो बैठी। जब युवा मास्टर क्यूई आपको मुंह दिखाएंगे, तो आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। दिखावा करना बंद करो, खुद को आईने में देखो। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम हमारे लिए चींटी भी नहीं हो। ये मत सोचो कि क्योंकि दूसरे तुम्हारे साथ विनम्र है और क्यूई ली तुम्हें बिगाड़ता था, इसलिए तुम इतनी अहंकारी हो सकती हो। तुम एक गरीब कामकाजी लड़की के अलावा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे जैसे दिखावटी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने फिर से इतनी ढीठता की, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हान जियू ने शायद पहले कभी ऐसी अनुचित अमीर युवती का सामना नहीं किया था, और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। जब हान जियू पर पानी छिड़का गया, तो जी फेई और गुओ यालान तुरंत उठ खड़े हुए। जी फेई ने एक तौलिया पकड़ा और उसे हान जियू को सौंप दिया। गुओ यालान ने लिली को धक्का देकर दूर कर दिया। अगर तुम गर्मी में हो, तो इसे अपने तक ही रखो। तुम पागलों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? गुओ यालान ने बिना दया के डांटा। क्या क्यू ली तुम्हें अनदेखा कर रही है, इसलिए तुम इतनी हताश हो रही हो? चैप्टर 250। लिली को इससे पहले कभी इतनी कठोरता से डांटा नहीं गया था, और उसकी आंखें तुरंत भावना से लाल हो गईं। गुओ यालान, क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि ये छोटा आवारा क्या सोच रहा है? गुओ यालान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम मुझ पर पानी छिड़कना चाहते थे, है ना? गुओ यालान की पैनी निगाहों से लिली का दिल दहल गया। दरअसल लिली गुओ यालान पर छींटाक्षी करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए अब वह और क्यू ली एक ही सोच के थे। हान जियू को बलि का बकरा बना रहे थे। आखिरकार हान जियू को धमकाने की कोई कीमत नहीं थी। लिली के दोषी विवेक को देखकर गुओ यालान ने सीधे कहा, माफी मांगो। क्या? लिली अचंभित थी। युवती से माफी मांगो? क्या तुम सरल शब्दों को भी नहीं समझती? गुओ यालान ने अपनी बाहें पार करके एक डराने वाला रुख पेश किया। हान जियू ने आश्चर्य से गुओ यालन की ओर देखा। वह केवल उसकी मजबूत पीठ ही देख पाया, फिर भी वो बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा था। आक्रामक माहौल और चारों ओर से हर किसी की घूरती निगाहों से अभिभूत होकर लिली तुरंत दयनीय भाव के साथ क्यू ली की ओर मुड़ी और मदद मांगी। क्यू ली वास्तव में समझ नहीं पाया कि गुओ यालन फिर से हान जियू का बचाव क्यों कर रहा था। लिली को आंसू के कगार पर देखकर उसने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने गुओ यालान से कहा, तुम अभी भी इतने गुस्से में क्यों हो? ये तो बस एक छोटी सी बात है। जैसे ही क्यू ली ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि हान जियू अचानक उसकी ओर देख रहा था। उसका दिल धड़क उठा और वो बेवजह उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या उसके शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई थी? हालांकि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार वो पहले भी सहयोगात्मक नहीं रही थी। इसके अलावा
लिली की तुलना में उसकी स्थिति क्या थी? हान जियू के पास खड़े होकर जी फी को उसके अंदर से आक्रोश निकलता हुआ महसूस हो रहा था, और वह मन ही मन काफी रंगीन ढंग से कोस रही थी। ईमानदारी से कहूँ तो क्यू ली द्वारा पिछले स्टैंड इन को काम पर रखने के बारे में, चूंकि उसने वास्तव में हान जियू का फायदा नहीं उठाया था, इसलिए जी फेई ने उसे ज्यादा से ज्यादा एक आत्ममुग्ध मूर्ख माना था, जो अपने आप में मस्त था और खुद को धोखा दे रहा था। लेकिन अब उसके शब्दों को सुनकर जी फेई को लगा कि क्यू ली के असली स्वभाव में बस कमी थी। भले ही क्यू ली को लिली को नाराज करने की चिंता न करनी पड़े, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो अभी भी लोगों को उनकी स्थिति के आधार पर रैंक करता है। भले ही उसने हान जियू के लिए भावनाएं विकसित की हों, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिना किसी स्थिति या पृष्ठभूमि वाले लोगों को नीची नजर से देखता है, ये सोचकर कि अगर वे पीड़ित हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वह उसके लिए खड़ा होता तो ये सिर्फ मुसीबत को आमंत्रित करना होता। ऐसा लगता है कि इन दोस्तों के बीच मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर है। मेरी किन जियान अभी भी सबसे अच्छी है। किन जियान? मेरा? किन जियान जी फी की आलोचना सुन रहा था और क्यू ली के व्यवहार से भी असंतुष्ट था। लेकिन अचानक उस अधिकारपूर्ण टिप्पणी ने उसे चौंका दिया। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया, सोचना बंद हो गया, और वह प्यार से जी फी को देखने लगा। इस तनावपूर्ण माहौल में वो शायद अकेला था, जिसके विचार पूरी तरह से बेमेल थे। जब अन्य लोग लड़ रहे थे, वह प्रेम का आनंद ले रहा था। क्यू ली की प्रतिक्रिया सुनकर गो यालान खुद को ठहाके लगाकर हंसने से नहीं रोक सकी। गो यालान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हमने उस समय ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता था कि हम एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। इस कथन ने क्यू ली को बहुत चोट पहुंचाई और उसका चेहरा सचमुच काला पड़ गया। गो यालान, आप चुप रहो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गो यालान ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब क्रोध से कांपने की बारी क्यू ली की थी। लिली को नाराजगी से घूरते हुए उसने कहा, जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम क्या छुपा रहे हो, जिससे ऐसा लगे कि मैं तुम्हें धमका रही हूं? गो यालान, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तो ये ठीक है कि आप दूसरों को धमकाएं, लेकिन ये ठीक नहीं है कि दूसरे आपको धमकाएं। गो यालान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसके अलावा मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं, मैं न्याय की रक्षा कर रहा हूं। लिली अंततः खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, गो यालान, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या तुम नाटक कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, या तुम सच में नहीं देख सकते? वह तुम्हारी स्टैंड इन है। क्या तुम जानते हो कि स्टैंड इन क्या होती है? वह तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही एक नकली है। तुम इस तरह की घटिया औरत की रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम ये भी नहीं जानते कि वह तुम्हारे जैसे चेहरे का उपयोग करके यंग मास्टर क्यू को कैसे बहका रही है। अन्यथा एक साधारण कामकाजी लड़की इतने लंबे समय तक यंग मास्टर क्यू के साथ कैसे रह सकती थी? तुम्हें उसे कठोर सबक सिखाना चाहिए। गो यालान अचानक चुप हो गई और हान जियू की ओर देखने लगी। हालांकि ये आम बात थी, लेकिन इसे सीधे तौर पर कहने से ये बेहद अजीब हो गया। हान जियू गो यालन की निगाहों के सामने घबरा गई और अचानक उसके अंदर एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि गो यालन उसे नापसंद करे, लेकिन कौन सा मूल व्यक्ति अपने नकली संस्करण को पसंद करेगा? अगर वह उसे थप्पड़ नहीं मारती तो इसे दयालुता माना जाता। हान जियू को गो यालान से किसी भी तरह की दयालुता की उम्मीद नहीं थी। अकेले ही वह उसके लिए बोलेगी। लेकिन ये बहुत शर्म की बात थी, वे एक जैसे दिखते थे, और गो यालन पहले भी बहुत दोस्ताना व्यवहार करती थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, और हान जियू को एक खास तरह का स्नेह महसूस हुआ। हालांकि यह उसके लिए अभिमानपूर्ण हो सकता था। वह चाहती थी कि वे अलग अलग परिस्थितियों में मिलें, शायद वे अच्छी बहनें हो सकती थी। गो यालान के प्रति उसकी भावनाओं ने यह दर्शाया कि अपने माता पिता को खोने के बाद पहली बार हान जियू को परिवार के प्रति इतनी तीव्र इच्छा थी। और ये बात एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आ रही थी जो हमेशा से स्वतंत्र रहा है और उसे प्रेमी रखने की भी परवाह नहीं थी। वो नहीं,
मैं कभी भी आपकी जगह नहीं लेना चाहती थी। किसी को बहकाना तो दूर की बात है, मैं तो बस। हान जियो इतनी चिंतित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर ये गोपनीयता समझौते के लिए नहीं होता तो हान जियो शायद चिल्लाना चाहता कि ये सिर्फ एक रोजगार संबंध था। दुर्भाग्य से मैं भी समझाने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा गुस्सा क्यू ली पर आता है, उसने ही इसके लिए भुगतान किया है, फिर भी वो सुविधाजनक रूप से उस हिस्से को भूल गया है। यह बिल्कुल पागल करने वाला है। मुझे उम्मीद है कि गो यालन हान जियो को गलत नहीं समझेगा। गो यालान रुकी, फिर असहाय होकर मुस्कुराई। बहन, चाहे ये सच हो या झूठ, मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप किसी और को ढूंढ लें, ये इसके लायक नहीं है। पफ्फट, मुझे गो यालान का व्यक्तित्व और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। क्यू ली वाकई उसके लायक नहीं है। इस बयान से उनके आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए। ऐसा क्यों लग रहा था कि वह अपनी एक सहेली के बॉयफ्रेंड को नापसंद कर रही थी और उसे रिश्ता खत्म करने की सलाह दे रही थी? क्या गुओ यालान और हान जियो के बीच एक अजीब विरोधी रिश्ता नहीं होना चाहिए? दरअसल गुओ यालान ने पहले सोचा था कि क्यू ली को बस इस तरह की शक्ल सूरत पसंद है और समानता संयोगवश थी। लेकिन हान जियो के प्रति लिली और क्यू ली के रवैये को देखने के बाद उसे संदेह होने लगा। अब जब लिली ने दिखावे का पर्दा पूरी तरह से फाड़ दिया था, गुओ यालान को हान जियो की स्थिति पूरी तरह से समझ में आ गई थी। वह सिर्फ हान जियो की क्यू ली के प्रति भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं थी, और जब भी उसे अनिश्चितता होती, वह हमेशा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करती। चूंकि उसे ये युवा लड़की काफी पसंद थी, इसलिए उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। आह आह, ओह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हान जियो दंग रह गया। शायद उसने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। गो यालान संतोष से मुस्कुराया। गो यालान और हान जियो के बीच बातचीत ने क्यू ली की गरिमा को पूरी तरह से रौंद दिया। कौन सोच सकता था कि ये दोनों मिलकर उसे अपमानित करेंगे? गो यालान, हान जियो, आप दोनों, तो तुम्हें अंततः एहसास हो गया कि वे एक ही पक्ष में हैं? PA50 गो यालान ने तुरंत क्यू ली को चेतावनी भरी नजर से देखा। तुम इतनी बातूनी क्यों हो? ये हम औरतों के बीच का मामला है, क्या तुम मर्द इससे दूर नहीं रह सकते? तुम बहुत परेशान करने वाली हो। फिर गो यालान ने लिली पर अपनी नजर टिकाई। तुम्हारी बारी। लिली को अंततः एहसास हुआ कि वो क्यू ली पर भरोसा नहीं कर सकती और डर के मारे पीछे हट गई।